हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे पूरे अक्टूबर महीने की प्लेसेस इन न्यूज एक साथ। ये वीडियो जहां आपको अपना मैप साथ रखना है और सारी लोकेशंस एक साथ ही रिवाइज कर लेनी है, वो शुरू करें इससे पहले आपके लिए खास खबर है मेरे पास। सुमित सर खुद आपको पढ़ाने आ रहे हैं पॉलिटी, और वो भी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए। देखिए, प्रीलिम्स आने वाला है, सबसे बड़ी दिक्कत प्रीलिम्स में आती है। तो अब सृजन प्रीलिम्स कोर्स 2026 इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यमों का ऑप्शन आपके पास होगा। बैच की प्राइस है अभी केवल 6,999 है, लेकिन अगर आप पहले 1000 स्टूडेंट में से एक बनते हैं तो आप लगाइए कूपन फर्स्ट 1K और आपको ये कोर्स मिल जाएगा केवल 4999 के अंदर ही। तो पहले 1000 बच्चों को इसमें और डिस्काउंट मिल रहा है, आपको मिलेगा केवल 4999 में अगर आप कूपन लगाते हैं फर्स्ट 1K। ध्यान रखिए, पहले 1000 बच्चों को ही ये ऑफर मिलेगा। अब खास बात यह है कि इस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के लिए एक तगड़ी टीम तैयार की गई है, जिसमें सुमित सर खुद पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, शब्बीर सर हैं, विकास सर हैं, अभिषेक सर, नीरज सर, मैं हूं, दीपेंद्र सर है, ऋषभ सर है। तो पूरी टीम तैयार है जो आपको हर एरिया में बड़े अच्छे से तैयार करने वाली है। तो जरूर ज्वाइन करिए इस कोर्स को, आपको अपने प्रीलिम्स का डर भगाना है। तो बाकी चलिए और अब शुरू करते हैं डिस्कशन। इट वॉज एस्टैब्लिश अंडर UNCLOS 1982. It regulates the exploration and exploitation of mineral resources beyond the limits of national jurisdiction. India holds exploration rights for both polymetallic nodules and polymetallic sulfides अंडर ISA कॉन्ट्रैक्ट्स। चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ ISA इज लोकेटेड इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। हमसे पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, 1 2 3 1 4 2 3 1 2 3 4। अब देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में रहती है अक्सर, तो बहुत रेलेवेंट है। आई होप आप इसका जवाब मुझे दे पाएंगे। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में, और चेक करते हैं कि आप सही आंसर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पता लग जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA, ये भी लगातार न्यूज में है। ये क्या है, क्या इसका संबंध है भारत के साथ से जुड़ा हुआ एक सवाल है। EFTA कंसिस्ट ऑफ स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड एंड लाइकेनस्टीन। In 2024, India signed a TEPA with EFTA, which includes a commitment for investment and job creation in India. Unlike EU, EFTA members are part of common custom union with a single external tariff. EFTA countries are not members of European Union. क्या करेक्ट है? क्या ये नाम आपने सुना है? आई होप आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना तो आज पता लग जाएगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि इंडिया ने हाल में ही EFTA के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। इस चीज को अब जरा हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहले आते हैं एक टॉपिक के ऊपर जो लगातार न्यूज में है, जिसका नाम है सरक्रीक। अब सरक्रीक क्यों न्यूज में? सरक्रीक क्या है, इसकी क्या रेलेवेंस है, ये समझिए। हाल में ही हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहा कि सरक्रीक के आसपास पाकिस्तान बहुत सारा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बना रहा है, और अगर वहां से आतंकवाद आया इंडिया में तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान को। तो पहली बात, सरक्रीक क्या है? देखिए, सरक्रीक एक तरह का लोकेशन है जिसे कहते हैं मार्शी लैंड है। देखिए, भारत पाकिस्तान की बाउंड्री इस तरह से जाती है, बिल्कुल सीधी। भारत का जो कच्छ का इलाका है गुजरात का, और इधर है पाकिस्तान के सिंध का इलाका। यहाँ पर बाउंड्री कैसे सीधी, जमीन पर अपने सीधी सीमा रेखा खींची, यहाँ पर अगर खत्म हुई। अब यहाँ पर एक हल्की सी वाटर बॉडी है, तो जब वाटर बॉडी आ रही है तो यहाँ पर बाउंड्री कैसे बनेगी? ये तो वाटर बॉडी है। तो इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से जहाँ पर आपकी लैंड बाउंड्री खत्म हुई, यहाँ तक खंबे लगे हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद ये पानी वाली पॉइंट आ गया, दलदल वाला या पानी वाला इलाका। तो इंटरनेशनल प्रिंसिपल है, उसका नाम है थालवेग प्रिंसिपल। भारत उसमें विश्वास रखता है। थालवेग प्रिंसिपल वो ये कहता है कि जब दो देशों की सीमाएं जमीन से होते हुए कहीं पर आकर खत्म होती है, जिसके बाद एक वाटर बॉडी आ जाती है, तो उस वाटर बॉडी के बीचों बीच मिड चैनल बाउंड्री बनाई जाती है। तो भारत का कहना है इसके बीचों बीच यहाँ बाउंड्री है, आधा इलाका हमारा, आधा इलाका आपका। लेकिन पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान, उसका कहना नहीं नहीं भाई, ये लाइन सीधी आई है, यहां से सीधा ही लाइन खींच दो, पूरा ही क्रीक हमारा है। भारत का कहना है भाई ये सब तो नहीं होने वाला। तो मुद्दा इस विषय पर है कि भारत का मानना है कि इसके बीच में से बाउंड्री बनेगी, पाकिस्तान का कहना है कि नहीं नहीं नहीं, ये पूरा क्रीक ही हमारा है। और वहां पर वो करते क्या है, तो वहां पर वो अक्सर इलीगल एक्टिविटीज करते हैं। यहां तक जो मुंबई अटैक्स इंडिया में हुए थे, उसमें अजमल कसाब ने जो बोट पकड़ी थी, कुबेर बोट, वो भी यहीं से पिक किया था, यहीं सरक्रीक के पास से ही। यहाँ इतना ज़्यादा इलीगल एक्टिविटी और स्मगलिंग वगैरह होती है कि इसका नाम हरामी नाला भी पड़ा हुआ है। ठीक है, यही सरक्रीक के पास ही है। ये देखिए सरक्रीक, समझिए ये ज़्यादा अच्छी इमेज है। ये बाउंड्री है, बाउंड्री बनी हुई है, लेकिन ये वाटर बॉडी है। तो पाकिस्तान का कहना है कि पूरा सरक्रीक ही हमें दे दो। पाकिस्तान का कहना है कि ये पूरा इलाका हमारा है। इंडिया कह रहा नहीं भाई, ये मिड चैनल बाउंड्री होगी, मिड चैनल। तो असल बाउंड्री जो है वो बीचों बीच होनी चाहिए, एज पर द ग्लोबल नॉर्म्स ऑफ थालवेग प्रिंसिपल, कि यहाँ पर बाउंड्री होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान क्या क्लेम कर रहा है? पाकिस्तान कहता है पूरा ही क्रीक हमारा है। तो सरक्रीक का एक डिस्प्यूट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इस बीच में पाकिस्तान क्या क्लेम कर रहा है? पाकिस्तान क्लेम कर रहा है पूरा क्रीक ही हमें दे दो। उसका कहना है कि ये नेविगेबल वाटर नहीं है, असल में दलदल है, और क्योंकि दलदल है तो ये पूरा इलाका हमारा होगा।
तो अभी तक इसके ऊपर मतभेद है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो आपसे पूछा अगर जाए सरक्रीक कहाँ पर है, क्या विवाद है, तो सरक्रीक पे एक बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये सिंध पाकिस्तान का, कच्छ जो भारत का राज्य है उसके बीच में, गुजरात के बिल्कुल टॉप पे आप देखो यहाँ पर है। दूसरी चीज, यहां पर कौन से प्रिंसिपल को मान के भारत कहता है कि बीच में से बाउंड्री बननी चाहिए, वो है इंटरनेशनल प्रिंसिपल, उसका नाम है थालवेग प्रिंसिपल, जो ये कहता है कि दो देशों की सीमाओं के बीच में अगर एक रिवर आ जाए तो उसके बीचों बीच बाउंड्री बननी चाहिए। भारत का कहना है बीचों बीच बाउंड्री, पाकिस्तान का कहना है पूरा क्रीक हमें दे दो। और यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आतंकवाद और स्मगलिंग, ड्रग्स की स्मगलिंग, इस तरह का काम अक्सर उनके नाव से आके लोग यहाँ पर करते रहते हैं। तो इसे रोकने की गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रही है। विवाद ये भी है कि अगर सरक्रीक के बीचों बीच बाउंड्री बनती हो, देखिए ये लाइन दिख रही है आपको, ये पूरा इलाका इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बन जाएगा। यानी यहाँ पर कोई भी अगर संसाधन मिला, ऑयल गैस, वो सब भारत का होगा। लेकिन अगर ये बाउंड्री यहाँ से बनती है जहाँ से पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, तो ये इलाका किसको मिल जाएगा, पाकिस्तान को। तो यहाँ सिर्फ लड़ाई इस क्रीक के लिए नहीं है, क्रीक जहाँ खत्म होती है उसके बाद जो आपको इलाका मिलता है समुद्र का, जहाँ पर आप संसाधन जो मिले, पेट्रोलियम गैस जो भी मिले वो आपको हो जाएगा। तो उस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को लेकर भी डिस्प्यूट है, क्योंकि पाकिस्तान पूरा क्रीक चाहता है और भारत कहता है कि बीच में से बाउंड्री बनेगी, क्योंकि ये एक नेविगेबल वाटर बॉडी है और इंटरनेशनल प्रिंसिपल के हिसाब से, थालवेग प्रिंसिपल के हिसाब से बीचों बीच इसकी बाउंड्री बननी चाहिए। तो ये एक विवाद की जड़ है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जहां न सिर्फ बॉर्डर बल्कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जा रहा है कि यहां पर मान लो कल को एक गैस का फील्ड मिल गया, तो अगर यहां से बाउंड्री बन जाए जहां से पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, तो ये पूरा पाकिस्तान का हो जाएगा, और अगर बीच में से आती है तो वो इंडिया का होगा। तो इसलिए विवाद इसको लेकर भी थोड़ा बहुत यहां पर बना हुआ है। आई होप ये क्लियर आपको हो गया होगा। अभी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहां से आता है, क्या डिस्प्यूट है, वो भी जरा हम समझेंगे थोड़ी देर बाद। तब तक एक चीज समझते हैं, ईएफटीए। अब ईएफटीए क्या है? ईएफटीए का मतलब है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। असल में यूरोप के 4 देश जो आप मैप में देख सकते हैं, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और इसके साइड में लाइकनस्टीन है। इन 4 देशों का एक ग्रुप है जिनका ग्रुप कहलाता है ईएफटीए, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। पहली बात तो ये ईयू के मेंबर नहीं है, दे आर नॉट मेंबर ऑफ ईयू। लेकिन ये ईयू के मेंबर ना होते हुए भी शेंजन एरिया के मेंबर्स हैं। यानी अगर आप ईयू का वीजा लोगे ना घूमने का, शेंजन वीजा, तो ईयू के 26 देश घूम सकते हो और प्लस 4 इन देशों को भी घूम सकते हो। तो ईयू के मेंबर नहीं है, लेकिन किसके मेंबर है? शेंजन एरिया के। तो पहली बात, ये कौन से देश हैं? 4 देश, लाइकनस्टीन, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और नॉर्वे। इन देशों का नाम है, इन देशों ने एक समूह बनाया, उसका नाम क्या है? ईएफटीए, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। दे आर नॉट पार्ट ऑफ ईयू बट दे आर पार्ट ऑफ शेंजन एरिया। शेंजन एरिया मतलब एक ही वीजा लेके आप वेस्टर्न यूरोप के, जो यूरोपियन यूनियन के कई सारे देश हैं, लगभग 26 देश उनके ऐसे हैं जिनको आप ट्रैवल कर सकते हो, सारे देश आप घूम सकते हो। लेकिन ईयू के बाहर के भी 4 देश ऐसे हैं जिसमें आप ट्रैवल कर सकते हो उस वीजा के साथ। वो 4 देश जो ईयू के बाहर के हैं वो आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लाइकनस्टीन है। तो ईएफटीए के साथ हुआ गया, ईएफटीए काफी सालों से इंडिया के साथ एक एफटीए करने की सोच रहा था, जिसके तहत भारत के साथ उनका एफटीए हो गया, जिस एफटीए का नाम था टेपा, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसके तहत भारत में अगले 15 साल तक वो $100 बिलियन निवेश करेंगे। भारत में इससे 10 लाख सीधी जॉब्स क्रिएट होंगी। भारत में टेक्निकल ट्रेनिंग की सुविधाएं बढ़ेंगी और अलग अलग इलाकों में टेक्नोलॉजी के ऊपर कोलैबोरेशन किया जाएगा। तो किसके साथ एफटीए हुआ है? टीईपीए जिस एग्रीमेंट का नाम है, किसके साथ हुआ है? वो हुआ है ईएफटीए के साथ। इसका क्या रोल है? इसका रोल है कि भारत में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी, व्यापार बढ़ेगा दोनों देशों के बीच में, भारत में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे ढेर सारी। 4 देश कौन से हैं? लाइकनस्टीन, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड एंड नॉर्वे। तो मैप पर वो भी हम देख लेते हैं एक बार फिर से। देखिए लोकेशन याद रखना जरूरी है, लाइकनस्टीन, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, ये ईयू के मेंबर नहीं है। इनके साथ हमारा ये ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, एफटीए हुआ है, उसका नाम है टेपा। 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे, 10 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी, और ये ईयू के मेंबर नहीं है। लेकिन ये किसके मेंबर है? ये शेंजन एरिया के मेंबर है। यानी ये 4 देश ऐसे हैं जहां पर आप वीजा लेके जा सकते हो, दे आर शेंजन मेंबर्स। ठीक है, चलिए, आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब कार्लसबर्ग रिज की। कार्लसबर्ग रिज की कहानी क्या है? देखिए मैंने आपको बोला था ईजेड हम समझेंगे। जैसे भारत की बाउंड्री है, मान लो यहां भारत के आइलैंड्स भी हैं, अंडमान निकोबार मान लो, तो जो जहां आपकी जमीन होती है वहां से लेके 12 नॉटिकल माइल तक जो इलाका होता है, उस इलाके को कहते हैं आपका टेरिटोरियल सी। यानी यहां वो इलाका है जहां पर आपका ही नियम चलता है, यानी जो आपकी जमीन पे नियम चलते हैं, कस्टम वाले, किसी को एंटर करना तो वीज़ा, पासपोर्ट सब कुछ होना चाहिए, आपकी पुलिस पूछताछ कर सकती है, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ भी चलती हैं। कहाँ पर? जो आपका 12 नॉटिकल माइल है वहाँ तक। यानी भारत का जो इलाका है यहाँ से लेके 12 नॉटिकल माइल तक का जो इलाका है उसे कहते हैं क्या? टेरिटोरियल सी। लेकिन इसके बाद समुद्र में 200 नॉटिकल माइल तक ओवरऑल, यानी ये पूरा इलाका 200 नॉटिकल माइल तक जो इलाका है उसे कहते हैं किसी भी देश का ईईजेड, यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये वो इलाका होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक
जोन, ये वो इलाका होता है जिसके ऊपर अगर आप कोई भी, आपको गैस मिला, गैस का कुआं मिला, तेल का कुआं मिला, कोई अगर मिनरल मिल गया तो वो आपका हो जाएगा। लेकिन 12 नॉटिकल माइल के बाद आपका यहां पर अधिकार वो वाला नहीं होता कि कस्टम से आपके क्लियरेंस लेना पड़ेगा, कोई शिप घुस गया तो उसको आपको वीजा पासपोर्ट वाला झमेला जो होता है, वो सारे लॉज अप्लाई नहीं करते। कि 12 नॉटिकल माइल तक ही आपके लॉ अप्लाई करेंगे, जो आपके लीगल लॉज हैं। 12 नॉटिकल माइल के बाद 200 नॉटिकल माइल तक, यानी 188 नॉटिकल माइल्स जो है, ये जो 188 नॉटिकल माइल है, इस इलाके में आपका कानून नहीं चलेगा। लेकिन यहां समुद्र की सतह के नीचे अगर कोई चीज मिली तो वो आपकी होगी, चाहे गैस हो या तेल हो या कोई नोड्यूल हो, कोई मिनरल हो। लेकिन इसके बाद का जो इलाका होता है उसे कहते हैं हम ओपन सीज, यानी वो इलाके जिसको कहा जाता है सबका है, इंटरनेशनल है। जैसे भारत श्रीलंका, यहां पर श्रीलंका है, तो यहां भारत का बाउंड्री इनके साथ लगता है, तो यहां भी 200 नॉटिकल माइल तक की बाउंड्री आ जाएगी, तो आधा आधा बीच में बांट लेंगे। श्रीलंका का मान लो यहां तक 200 नॉटिकल माइल का ईजेड है, उसके बाद का इलाका खाली इलाका है। तो वहां अगर श्रीलंका को कुछ ढूंढना है या भारत को अपने 200 नॉटिकल माइल के बाद कुछ ढूंढना है तो कैसे ढूंढने का, और किसने ये नियम बनाया? तो ये सारे नियम जो बने हैं, ये बने हैं एक लॉ के तहत, उसका नाम है अनक्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी। ये 1982 में बना था। इसके तहत ये डिसाइड किया गया कि देखो, हर देश को समुद्र में कुछ संसाधन चाहिए होते हैं जो उनको मिलता है, तो उसे कहेंगे उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और ये होगा उनकी देश की सीमा से 200 नॉटिकल माइल्स तक। यानी आपका 12 नॉटिकल माइल तक क्या है, टेरिटोरियल सी है, 200 नॉटिकल माइल तक क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यानी कोई भी संसाधन आपको मिलेगा। किसके तहत डिसाइड हुआ? अनक्लॉज के तहत। ये डिसाइड हुआ कि इस 200 नॉटिकल माइल के बाद जो समुद्री इलाका है वो ग्लोबल कॉमन्स होता है, तो उससे अगर आपको कोई चीज संसाधन निकालना है तो उसके लिए आपको पहले जाना होगा इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के पास, आईएसए के पास, और आईएसए आपको परमिट अगर देती है तभी जाकर आप उन जगहों पर जाकर कोई संसाधन रिसर्च करना है या कोई एक्सप्लोरेशन करना है, तभी कर सकते हो जब आपको आईएसए परमिट करेगा। आईएसए का हेडक्वार्टर जमैका में, किंगस्टन में है, जमैका की राजधानी, वहां से आप से जाके परमिट लोगे तब चीजें मिलेंगी। अब न्यूज में क्या है ये कि भारत को इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने 2 परमिट दिए हैं। इकलौती कंट्रीज को 2-2 परमिट मिले हैं। एक मिला है हमको कार्लसबर्ग रिज में जो इंडियन ओशन में है, और दूसरा में साउथ वेस्ट सेंट्रल जो इंडियन ओशन है वहां भी हमें 2-2 परमिट मिले हैं पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स को ढूंढने के या उसके ऊपर एक्सप्लोर करने के। 2 जगह, एक कार्लसबर्ग रिज, कहां पर नजर आए देखते हैं, यह है कार्लसबर्ग रिज। यहां पर भारत का संसाधन खोजने की क्षमता बढ़ जाएगी। भारत ने परमिशन ले लिया किससे? आईएसए से। आईएसए किसके अंदर बनी? तो जो हमारा अनक्लॉज है उसके तहत। तो 2 कॉन्ट्रैक्ट है भारत के पास, एक इन सेंट्रल इंडियन ओशन रिज कार्लसबर्ग रिज के ऊपर, और दूसरा साउथ वेस्ट इंडियन रिज जो अफ्रीका और अफ्रीकन अंटार्कटिकन प्लेट्स के बीच में है। तो जिससे भारत इन मेटल्स के ऊपर काम कर पाएगा। 10,000 किलोमीटर का इलाका भारत को एक्सप्लोर करने के लिए मिला है दोनों ही जगहों पर। तो कौन कौन से? साउथ वेस्ट इंडियन रिज और एक कार्लसबर्ग रिज। तो ये दोनों याद रखिएगा कहां पर हैं, और क्या है आईएसए, क्या है ईजेड, क्या है आपका जो अनक्लॉज है वो। तो इसी देखो ईजेड का विवाद कहां पर आता है? ईजेड वाला विवाद ही आपको दिख रहा होगा सरक्रीक के पास भी, कि आपकी बाउंड्री से 200 नॉटिकल माइल तक आपका इलाका होता है। अगर कोई आइलैंड आ गया बीच में तो आइलैंड से गिना जाएगा 200 नॉटिकल माइल। तो वो सरक्रीक की वजह से भारत का एरिया बढ़ सकता है, लेकिन पाकिस्तान उसको हजम करने के चक्कर में। तो ये कहानी उससे जुड़ी हुई है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब आगे चलते हैं, वेनेजुला के बारे में जानते हैं। एक ऐसा देश जिसके ऊपर हाल में उसके कुछ चीज़ों के ऊपर अटैक हुआ, और मादुरो जो उनके राष्ट्रपति उन्होंने कहा कि भाई अब हम इमरजेंसी डिक्लेयर कर देंगे, हम वॉर के लिए तैयार हैं। क्या मामला है? देखो, मादुरो की सरकार चलती है वेनेजुला में। वेनेजुला के ऊपर अमेरिका ने लगा रखे हैं सैंक्शन, काटसा, अमेरिकन काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, यानी इनके ऊपर लगा हुआ है सैंक्शन। सैंक्शन की वजह से ये अपना तेल नहीं बेच पाते। दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व कहीं पर है तो वेनेजुला में है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार इनके पास है। तेल का भंडार होते हुए भी इस देश की हालत इतनी खराब है कि लोगों का वजन घट रहा है, लोग देश छोड़ के भाग रहे हैं। कंसिस्टेंटली यहां से लोग देश छोड़ के भाग रहे हैं, और यहां पर एक डिक्टेटरशिप है जो उनके राष्ट्रपति हैं, काफी ज्यादा सख्त तरीके से कंट्रोल करके चलते हैं देश को अपने, और अमेरिका के साथ 36 का आंकड़ा है। अमेरिका ने इनके ऊपर सैंक्शन लगा रखे थे तो ये तेल बेच नहीं पा रहे थे। यहाँ से अफीम की भी बहुत सारी खेती होती है, कुछ यहाँ से ड्रग्स जाती है, तो उसको लेकर विवाद अक्सर बना रहता है अमेरिका के साथ कि भाई तुम्हारे जैसे ड्रग्स चलता है, ऑर्गेनाइज क्राइम, ड्रग कार्टेल ऑपरेट करते हैं, जिससे इंटरनल सिक्योरिटी का कंसर्न रहता है। तो ये चाइना के बड़ी करीब हो गए हैं और अमेरिका के दुश्मन हो गए हैं। तो इन्होंने हाल में कहा कि हम भी दिखा देंगे अमेरिका को कुछ गड़बड़ होती है तो पहली चीज़ तो ये कि वेनेजुला कहाँ लोकेटेड है? साउथ अमेरिका में। इसके आसपास की कंट्री देख लो, कोलंबिया है, गयाना है, नीचे ब्राज़ील है। तो इसकी लोकेशन का आप ध्यान रखिएगा कहाँ पर है। प्लस इसका एक विवाद इसके एक पड़ोसी देश के साथ भी है जो है गयाना। गयाना के साथ क्या विवाद है? गयाना में को यहाँ पर मिला एक बहुत बड़ा तेल का भंडार।
ठीक है। 8 बिलियन बैरल ऑयल मिला इन्हें यहाँ पर। किसको? गयाना को। गयाना को लगा भाई साहब तो बहुत सारा तेल मिलेगा, मज़ा ही मज़ा। लेकिन तभी वेनेजुला को याद आया कि भाई देखो, यहाँ तुम्हारे देश में एक नदी बहती है, इस नदी का नाम है एसेक्यूबो। और एसेक्यूबो नदी का आधा इलाका जो है वो हमारा है, यानी आधा देश ही बांट लिया इन्होंने। तो वेनेजुला और गयाना के बीच में एसेक्यूबो रिवर के ऊपर विवाद है कि भाई वेनेजुला क्लेम करता है कि आधा देश ही हमारा है। अगर ये देश इनको मिल जाएगा तो साथ में जो आगे का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो गैस और तेल है वो भी वेनेजुला को मिल जाएगा। तो अगर इससे पूछा जाए एसेक्यूबो कहाँ पर है, तो वेनेजुला गयाना का विवाद उसके ऊपर है। लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व कहाँ है, तो वेनेजुला में है। किस देश में अभी निरंकुश शासन है जिसकी वजह से देश छोड़ के कई लोग भाग रहे हैं, तो वेनेजुला की बात है। किसके ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं, तो वेनेजुला के ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं। कहाँ ये लोकेटेड है, तो साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइफून बुआलॉय की। बुआलॉय कहाँ पर आया है, तो एक साइक्लोन है जो आया है, टाइफून जो आया है साउथ ईस्ट एशिया में, वियतनाम थाईलैंड के आसपास। तो बुआलॉय का नाम बस याद रखिएगा, कहाँ पर है ये, तो ये साउथ ईस्ट एशिया में आया है। अभी लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया सारे इससे बुरी तरह से परेशान है। तो बुआलॉय कहाँ पर आया है, क्या नाम है, इट इज़ लाइक अ साइक्लोन, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर, मूसी रिवर के ऊपर। मूसी रिवर कहाँ बहती है, तेलंगाना में रिवर बहती है। तेलंगाना ने इस रिवर ने तबाही मचा दी हैदराबाद में, और काफ़ी टाइम से रिवर न्यूज़ में थी, इसलिए लोकेशन याद रखिएगा मूसी रिवर की कहाँ पर है। तेलंगाना, हैदराबाद में इसने बहुत बाढ़ का आलम लाया है। वजह इसलिए न्यूज़ में कि रिसेंट टाइम्स में भी न्यूज़ आई थी कि मूसी और ईसा रिवर के आसपास बहुत सारे ब्रिजेस बनाए गए थे इसे कंटेन करने के लिए। इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ था कि भाई अब रिवर को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मूसी रिवर कहाँ है, तेलंगाना, हैदराबाद, बाढ़ आई वहाँ के। जो आपसे पूछा जाए बुआलॉय क्या है, तो इट्स टाइफून, यानी एक तरह का साइक्लोन है। कहाँ पर आया था, साउथ ईस्ट एशिया में। मेजरली इंडिया पे भी इसका प्रभाव पड़ता दिख सकता है हमें थोड़ा बहुत, बट बड़ा नहीं। वेनेजुला क्या कंसर्न है वो हमने देखा, इन्होंने कहा हम जंग की तैयारी कर लेंगे, अमेरिका को देख लेंगे। इनका विवाद क्या है गयाना के साथ, तो वो है एसेक्यूबो रिवर के ऊपर, और एक डिक्टेटरशिप यहाँ भी चलती है। तो ये बेसिक टॉपिक्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। और एमसीक्यू क्वेश्चन, पोर्ट ऑफ पसनी काफी न्यूज में है, आपको बताना है पोर्ट ऑफ पसनी कहाँ पर है। पोर्ट ऑफ पसनी हाल में ही काफी न्यूज में आया, इसकी रेलेवेंस अभी हम डिस्कस करेंगे। पर बताइए ए, बी, सी या डी, अगर नहीं भी पता गेस करो कहाँ पर है कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको आगे हमेशा याद रहे। अगला टॉपिक है एटाकामा डेजर्ट, ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट और दुनिया का सबसे सूखा डेजर्ट। ये कहाँ पर है, जहां पर हाल में एक रेयर मास ब्लूम ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स हुई है। साउथ वेस्टर्न अफ्रीका में, नॉर्दर्न चिले, सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया या अरेबियन पेनिनसुला। बताइए इन लोकेशंस में कहां पर ये है। चलिए दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक हम में जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, वहां पर पाकिस्तान में एक बड़ा सा पोर्ट बनाया विच वॉज इन ग्वादर। ग्वादर पोर्ट जो चाइना की इन्वेस्टमेंट के साथ बना है और जहां से एक बड़ा सा कॉरिडोर जाता है जिसका नाम है सीपेक, उसमें चाइना ने पाकिस्तान में जम के निवेश कर रखा है। लेकिन अब पाकिस्तान तैयारी में है कि अमेरिका से भी उसे मदद मिल जाए, तो वो अमेरिका के साथ बात कर रहा है कि वहां पर एक पोर्ट है पसनी, यहां पर एक डीप सी पोर्ट बनाया जाए जिससे बड़े बड़े शिप्स और बड़ा बड़ा ट्रेड यहां पर भी हो पाए। तो एक डीप सी पोर्ट की बात बलूचिस्तान में की जा रही है पाकिस्तान के द्वारा। किसके साथ ये पोर्ट, ये किसके साथ बनाना चाहते हैं, इन्होंने ऑफर किया यूएसए को कि भाई आइए निवेश करिए, एक डीप सी पोर्ट आप भी बना के दे दो, ताकि इनके पास क्या हो, पाकिस्तानियों के पास एक तो ग्वादर में चाइना की इन्वेस्टमेंट है और इधर अमेरिका की इन्वेस्टमेंट रहेगी, तो इनके पास बैलेंस बनाने का बड़ा अच्छा मौका मिल जाएगा। और पहले ही इन्होंने अपना जो पोर्ट है वहां पर चाइना को एक्सेस दे रखा है, इस पोर्ट पे अमेरिका को एक्सेस दे देंगे। मतलब जमीन बेचने में तो एक्सपर्ट है, आपको हमारी जमीन चाहिए, पैसे दो, जमीन ले लो। क्योंकि वो लोग जो ऑपरेट करेंगे, जैसे ग्वादर को चाइना ऑपरेट करता है मेजरली, पसनी को अगर अमेरिका ऑपरेट करने लगे और ग्वादर को पूरी तरह से चाइना ऑपरेट करने लगे, तो दो राइवल कंट्रीज की नेवी आमने सामने हो जाएगी। दोनों ही पोर्ट किस तरफ खुलते हैं, अरेबियन सी की तरफ। भारत के लिए क्या समस्या है, देखिए पोर्ट ऑफ पसनी पहली बात तो बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट पहले से चल रहा है। ग्वादर के पोर्ट पे पहले ही बहुत सारा बिलियंस ऑफ डॉलर चाइना निवेश कर चुका है। और अगर अमेरिका पसनी में पहुंच जाता है तो अमेरिका के पास भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक तो एक्सेस हो जाएगा और यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना है, जिससे कि इस इलाके से अरेबियन सी से जो भी तेल और गैस जाएगा उसको खतरा हो सकता है। प्लस हमारा यहाँ पर खुद का एक पोर्ट है चाबहार, जहां हमने बहुत निवेश किया, वो हमारा निवेश अभी प्रॉब्लम में पड़ गया क्योंकि उसके ऊपर से जो हमें वेवर मिला हुआ था, यानी हमें छूट थी। चाइना पाकिस्तान में निवेश करता है, चाइना हमें घेरने की तैयारी में था ग्वादर के थ्रू, तो हमने इससे बचने के लिए ईरान में एक पोर्ट पे निवेश किया था, चाबहार पे। चाबहार पे हम जब निवेश कर रहे थे तो अमेरिका ने हमें एक रियायत दी थी। क्या रियायत दी थी, ईरान के ऊपर अमेरिका ने लगा रखे हैं सैंक्शन। उस सैंक्शन का असर इस पोर्ट पे होने वाले निवेश पे नहीं पड़ता था, लेकिन अब वो जो वेवर था वो हट चुका है। तो भारत का निवेश जो चाबहार में था वो भी कम हो रहा है, काम कर चल नहीं पा रहा। उल्टा अमेरिका अगर पाकिस्तान के साथ यहाँ पर पोर्ट बनवा लेता है या बना लेता है या निवेश कर देता है, तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अमेरिका की भी हो जाएगी। तो क्या वो फिर ऐसा होगा कि जब अगर आगे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में
पाकिस्तान और अमेरिका कहीं एक तरफ ना दिख जाए, एक समस्या हो सकती है। आपको पहले ही पता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में एक डिफेंस पैक्ट हुआ है रिसेंटली, और उसके अलावा चाइना ने बहुत सारा निवेश पाकिस्तान में किया हुआ है। तो ये तीनों कारण है कि भारत के लिए डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सवाल ये आता है कि देश निवेश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारत कभी भी अपना पोर्ट किसी दूसरे देश को देगा ही नहीं कि वो आके अपनी प्रेजेंस बढ़ाए। पाकिस्तान जमीन बेचने को उतारू रहता है पैसे के लिए, तो वो कर रहा है काम। लेकिन फिर भी अगर ये होता है तो भारत के लिए दिक्कत का सबब बनने की पूरी संभावना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कहाँ है पोर्ट ऑफ पसनी, तो पहले आपको पता है पोर्ट ऑफ पसनी कहाँ है? बलूचिस्तान में है, ग्वादर के पास ही है। और यहीं से ये तैयारी कर रहे हैं कि पाकिस्तान के इस पोर्ट में निवेश करने के बाद अमेरिका को ईरान के ऊपर नजर रखने का एक मौका मिल जाएगा। उनके पास अरेबियन सी में एक्सेस मिलने के लिए एक बड़ा सा पोर्ट मिल जाएगा। और इवेंचुअली भारत के लिए भी टेंशनें बढ़ सकती है, क्योंकि देखो यहाँ से ना वो ईरान के ऊपर जब मर्जी तब नजर रख सकते हैं, जब मर्जी तब पाकिस्तान की हेल्प के थ्रू ईरान के ऊपर वो दबाव बना सकते हैं। लेकिन भारत के लिए ये खतरे की घंटी है। तो ये है पोर्ट ऑफ पसनी, कहाँ पर, किस राज्य में, किस देश में, किसको बुलाया जा रहा है निवेश करने के लिए, क्या उसके प्रभाव हो सकते हैं। प्रभावों में भारत पर डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक प्रभाव उसका क्या नेगेटिव है, ईरान के ऊपर दबाव बन सकता है, चाइना का काउंटर अमेरिका कर सकता है यहाँ पर, और पाकिस्तान के पास लेवरेज हो सकता है, दो शक्तियों को बैलेंस करने की क्षमता, जो भारत कभी नहीं चाहेगा। तो ये बात तो हो गई किसकी? पोर्ट ऑफ पसनी की। आई होप आपने समझ लिया होगा उसका आंसर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। एक बार पसनी देख लीजिए, यहाँ पसनी है, यहाँ पर ग्वादर है और यहाँ पर चाबहार है, और तीनों के बीच में ही कंपटीशन होने की भारी संभावना होगी अगर ये पोर्ट बन पाता है तो। अगला, ये आप देख रहे हैं फूलों के मैदान, ये वादियां, ये पहाड़, कितने खूबसूरत पहाड़ है ना। आपको लगेगा कोई खूबसूरत जगह होगी जहाँ पे जमीन होगी, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि दुनिया का सबसे सूखा रेगिस्तान है ये फूल, ये पत्तियां जहाँ दिख रही हैं वो असल में ऐसी जमीन है, दुनिया का ड्राइस्ट डेजर्ट, जिसका नाम है एटाकामा डेजर्ट। और यहीं पर अचानक हुआ है एक ब्लूम, ये होता है यहाँ पर ब्लूम, और इस ब्लूम में यहाँ फूल, पत्ते, हरियाली फैल जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए पहली बात कि एटाकामा डेजर्ट कहाँ पर है, तो ये चिले के पास आपको ऊपर दिखेगा, नॉर्दर्न चिले में, कुछ हिस्सा बोलिविया, कुछ अर्जेंटीना का भी इसमें आता है, लेकिन पेरू के नीचे चिले, साउथ अमेरिका में एटाकामा डेजर्ट है, ड्राइस्ट ऑफ ऑल द डेजर्ट। तो यहाँ पर हुआ है खुश्क ब्लूम, कहाँ पर? एटाकामा डेजर्ट में। ये एक वाइल्ड फायर की ब्लूम होती है जिसको डेजर्टियो फ्लोरिडो भी कहते हैं, या फ्लावरिंग डेजर्ट कहते हैं इसको, डेजर्टियो फ्लोरिडो। ये किसके बारे में कहा जाता है? डेजर्टियो फ्लोरिडो ये कहा जाता है एटाकामा डेजर्ट में जो फ्लोरल ब्लूम आती है उसको। कौन सी ब्लूम? रेयर फुशिका ब्लूम, ठीक है। दुनिया का सबसे सूखा नॉन पोलर डेजर्ट है ये, नॉर्दर्न चिले में है। इसकी बाउंड्री पेरू और लोअर न्यू रिवर बेसिन के बीच में इलाका है। यहाँ बहुत कम बारिश होती है, लगभग सालों तक तो कुछ दशकों से कोई बारिश नहीं हुई है। और क्योंकि ऐसा इलाका है और यहाँ का टेम्परेचर माइल्ड रहता है, साथ में हम्बोल्ट करेंट बहती है, तो अचानक से यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं। लेकिन यहाँ पर ये ब्लूम आई कैसे? तो असल में कभी कभार यहाँ थोड़ी सी बारिश हो जाती है, बहुत रेयर। तो उसमें ही जो एक किसानथे लॉन्गिसापा है, आपको नाम उतना याद करने की जरूरत नहीं, बस समझिए क्या है ये। फिशिया कलर फ्लावर है जो कि वैसे नॉर्मली बिल्कुल डोरमेंट रहता है, लेकिन सालों तक वो ऐसे मरे से पड़े रहते हैं। जैसी बारिश की हल्की सी बूंद आई, ये नमी आई, तो वो पैदा होने स्टार्ट हो जाते हैं, बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सैटेलाइट से भी अब विजिबल है। ये ब्लूम पूरे इस डेजर्ट में फैल चुकी है। फिश का ब्लूम कहाँ पर? अटाकामा डेजर्ट। डेजर्ट कहाँ पर है? चिले में। और ड्राइस्ट ऑफ द ड्राई डेजर्ट है। तो जिंदगी में मौके आते हैं और डेजर्ट में भी फूल खिलते हैं। तो आपकी जिंदगी में अगर समस्याएं हैं तो एक दिन इसका भी निवारण कहीं ना कहीं हो सकता है। तो ये हमें एक सीखने को भी चीज यहाँ से मिलती है। तो ये है एटाकामा डेजर्ट। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। म्यांमार ने कहा है भारत को कि भाई हम किसी भी चाइनीज को कोको आइलैंड में नहीं रखने देंगे। क्या है कोको आइलैंड? तो देखो, भारत में अंडमान निकोबार के सामने यहाँ म्यांमार का है कोको आइलैंड। कोको आइलैंड ऐसी जगह है जहाँ से ये उड़ीसा में जो हमारा बालासोर का इलाका है या रामबिली, जहाँ से हम अपने सैटेलाइट लॉन्चेस करते हैं या अपने जो मिसाइल टेस्ट करते हैं, उसके ऊपर नज़र रखी जा सकती है। म्यांमार तो नज़र नहीं रखता, लेकिन चाइना म्यांमार के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बना के बैठा हुआ है। चाइना म्यांमार के ऊपर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करता है। इनकी जितनी गैस और ऑयल वगैरह है वो सब चाइना ही इनसे खरीदता है। चाइना इनका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। चाइना इनका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। चाइना लगभग इस इकॉनमी पे कब्जा जमा के बैठा है। तो चाइना जो कहेगा म्यांमार लगभग वैसा कर देता है। और इन्होंने अलाउ किया था चाइना को कि वो एक मॉनिटरिंग और सर्विलेंस फैसिलिटी बना सके, कहाँ पर? कोको आइलैंड में, जिससे कि बालासोर का जो टेस्ट रेंज है उसको वो चेक कर सकते हैं। भारत की न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल को देख सकते हैं कहाँ मूव कर रही है। हमारे सबमरीन की मूवमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं। यानी बे ऑफ बंगाल में उनको एक इनलेट मिल जाएगा। तो इस बारे में काफी विरोध भारत ने म्यांमार का जम के किया था और कहा था कि हमें एक्सेस दो वहां आसपास जाने का। उसको लेकर म्यांमार तैयार नहीं था। तो इवेंचुअली अब म्यांमार ने यह बोला है कि कोको आइलैंड में नहीं, हमने चाइना को जगह नहीं दे रखी। लेकिन जिस प्रकार से म्यांमार की स्थिति है,
निश्चित रूप से यहाँ पर चाइना का वर्चस्व बढ़ता दिख रहा है। इससे दिक्कत क्या होगी, हमारे अंडमान निकोबार पे आपको सर्विलेंस करने का मौका मिल जाएगा, हमारी सबमरीन्स, हमारी जो बालासोर की जैसे मिसाइल रेंज है उन पर नजर रख सकते हैं। ये सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी क्योंकि चाइना को ये एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। तो कोको आइलैंड कहाँ है, पहली बात तो म्यांमार में है। और विवाद की जड़ क्या है, विवाद की जड़ है कि क्या वो चाइना को वहाँ एक्सेस दे रहे हैं, तो वो एक कंसर्न है जिसको लेकर अभी चीजें थोड़ी सी शांत होती दिख रही है। चाइना ने कहा ऐसा कोई चाइनीज हमने कोको आइलैंड पे अलाउड नहीं किया है, पर इंडिया को फिर भी नजर स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। हालांकि भारत भी म्यांमार में एक पोर्ट, सितवे पोर्ट हमने यहाँ बनाया था, जिसके ऊपर हमने बहुत निवेश किया, सितवे पोर्ट के ऊपर निवेश किया, बनाया तो नहीं है। फिर यहाँ हमने एक एक रिवर रूट बनाया है कलकत्ता से आपके यहाँ तक जाने का, कालादान मल्टी मोडाल रिवर प्रोजेक्ट। फिर ट्राइलेटरल हाईवे बनाया है जो इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ता है। लेकिन ये सारे प्रोजेक्ट अभी अधर में लटके हुए हैं क्योंकि म्यांमार में बहुत ज़्यादा सिविल कॉन्फ्लिक्ट है, हिंसा आपस के देशों में भिड़ चुकी है। तो ये बात हो गई म्यांमार की। ठीक, तो म्यांमार का कोको आइलैंड है। ठीक, पसनी पोर्ट कहाँ पर है पता लग गया आपको। आपको पता लग गया एटाकामा डेजर्ट कहाँ पर है, फ्यूशिका फ्लोरल ब्लूम कहाँ आती है, किस डेजर्ट में आती है, क्यों आती है, क्या कहानी है। और लास्ट में अभी कॉन्फ्लिक्ट हो रखा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, किस बॉर्डर पे, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है ड्यूरन लाइन। इस लाइन को कहते हैं ड्यूरन लाइन, जिसे भारत पाकिस्तान की लाइन को क्या कहते हैं बाउंड्री पे, रेड क्लिफ लाइन। ये है ड्यूरन लाइन। ड्यूरन लाइन पे हुई है जम के हिंसा, जहां काबुल के ऊपर अमेरिका ने जब से काबुल खाली किया, तालिबान का कब्जा यहाँ पर आया, अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा, और काबुल के ऊपर पाकिस्तान ने कुछ एयर स्ट्राइक्स की। उस एयर स्ट्राइक्स के बदले में अफगानिस्तान ने और उसकी सेना ने अब पाकिस्तान में एंट्री कर ली है। तो जिस लाइन को क्रॉस किया वो कौन सी लाइन है, ड्यूरन लाइन। इस दोनों ही जगहों पर बॉर्डर के एरिया में असल में पश्तून ट्राइब के लोग रहते हैं, पश्तून्स। और पश्तूनों का मानना है ड्यूरन लाइन जो है वो नकली लाइन है। ड्यूरन लाइन की इधर भी पश्तून है, उधर भी पश्तून है, ड्यूरन लाइन सही नहीं है। तो इसलिए अफगानिस्तान, तालिबान इसको मानने से मना करता है और बार बार ऐसा लड़ाइयाँ होती रहती है। तो अब की बार फिर एक भिड़ंत हो चुकी है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, ड्यूरन लाइन, जहां वहां इनकी सेनाएं कई जगह से पाकिस्तान में एंटर कर गई और कई पाकिस्तानियों को कैप्चर भी कर लिया। बदले में कई जो आउटपोस्ट थी उनके ऊपर पाकिस्तानी फौज ने भी कब्जा कर लिया और बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता दिख रहा है। तो मेजर समस्याएं होती दिख रही है इन दोनों ही जगहों पर। ठीक है, तो इन चीज़ों को रिजॉल्व करना अभी बहुत आवश्यक हो चुका है। तो ध्यान रखिए कहाँ पर है कॉन्फ्लिक्ट, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे, बॉर्डर का नाम ड्यूरन लाइन, कॉन्फ्लिक्ट का कारण ये भी हमने समझ लिया। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, छोटा सा है गाजा के बारे में। गाजा में अभी सीज फायर की बात चल रही है, पर प्रॉब्लम ये कि गाजा का सीज फायर थमता नहीं है। तो गाजा की लोकेशन देख लो, गाजा को क्या कहते हैं, गाजा को कहते हैं ओपन प्रिजन। ओपन प्रिजन यानी ये खुली जेल की तरह है, जहां इस तरफ इजराइल की नेवी खड़ी रहती है, इधर एक ही एंट्री पॉइंट है। इस एंट्री पॉइंट का नाम पता है क्या है? असल में अगर आपको गाजा में एंटर करना है तो दो तरीके से आप एंटर कर सकते हो। एक है राफा क्रॉसिंग, ठीक है, जहां गेट बना हुआ है, राफा क्रॉसिंग यहां पर है, जो इजिप्ट के साथ ये बॉर्डर शेयर करते हैं, पर इजिप्ट भी ये बॉर्डर बंद रखता है इसराइल के डर से। दूसरा है एरेज क्रॉसिंग। एरेज क्रॉसिंग आपको यहां दिखेगी, ये तो इसराइल में ही है, तो वो तो हमेशा बंद रहती है नॉर्थ गाजा में। अब क्या करता है इसराइल, इन दोनों को बंद कर देता है, उनकी नेवी यहाँ पे इसको घेर लेती है और गाजा में किसी की भी एंट्री एग्जिट बंद हो जाती है। तो गाजा में एंट्री और एग्जिट लगभग नामुमकिन हो जाती है। तो यहाँ दवाइयाँ, खाना कुछ पहुंच नहीं पाता, इसलिए इसे ओपन प्रिजन भी कहते हैं। और गाजा के ऊपर कंट्रोल किसका है, तो हमास का। और हमास ने हाल ही में, हाल मतलब तो 1-1.5 साल हो चुके इस बात को, कि उन्होंने इसराइल में एंटर करके कुछ इसराइलियों को अगवा कर लिया था। उसके बाद इसराइल ने यहाँ पर हमलाबारी की। तो इनमें कई शहर, जैसे खान यूनिस का इलाका हो गया, उस पर काफ़ी हमले किए, राफा पे काफ़ी हमले किए, यहाँ जबालिया रिफ्यूजी कैंप है, इसके ऊपर भी कुछ हमले हुए, गाजा सिटी के ऊपर भी कहा जा रहा हमले किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें न्यूज़ में थी लगातार। तो गाजा को लेकर कुछ नाम हमेशा याद रखिए कि जो बॉर्डर इनका इजिप्ट के साथ लगता है, इसे कहते हैं फिलाडेल्फी कॉरिडोर। ये है फिलाडेल्फी कॉरिडोर। तो आपसे पूछा जाए फिलाडेल्फी कॉरिडोर कहाँ पर है, तो अमेरिका में नहीं है, वो कहाँ पर है, गाजा में है। एरेज क्रॉसिंग और राफा क्रॉसिंग कहाँ पर है, पता लग गया आपको। फिर यहाँ एक जिकिम क्रॉसिंग भी है, ये भी देंगे, जिकिम क्रॉसिंग, एरेज क्रॉसिंग, और यहाँ पर मेन क्रॉसिंग राफा और एरेज है। इसके अलावा कई सारी छोटी मोटी क्रॉसिंग है, पर मेन 2 क्रॉसिंग है, एरेज और राफा, इसका ध्यान रखना। खान यूनिस, जबालिया, गाजा सिटी, और एक नेट जरिम कॉरिडोर यहाँ पर है, नेट जरिम कॉरिडोर, ये एक अलग कॉरिडोर है, इसका भी नाम याद रखिएगा। तो इन तरह की चीज़ें आपको याद रखनी है कि भाई ये लोकेशंस कहाँ कहाँ पर है, फिलाडेल्फी कॉरिडोर कहाँ पर है, गाजा के आसपास कौन से इलाके हैं, किस देश के साथ कौन सी बाउंड्री लगती है, ताकि आपको ये याद रहे। जब फॉलोइंग रिगार्डिंग मर्कोसुर, ये मर्कोसुर क्या है? इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय ट्रीटी ऑफ Asunción in 1991. Founding members are in South America. Primary objective is to promote free trade, the movement of goods, people and currency.
ध्यान रखिए, जो भी एक्सट्रीम वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट जरूर करना है। मर्कोसुर क्या है, कब बना, क्या आपको पता है? ये कोई असुर नहीं है, ये ग्रुप है। इसकी डिटेल आज हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि भारत के साथ इसने साइन की है एक एग्रीमेंट, और उस एग्रीमेंट का मतलब ये है कि अब ट्रेड शायद और बढ़ेगा। हालांकि वो एग्रीमेंट पहले भी थी, अब उसको और स्ट्रांगली इंप्लीमेंट किया जाएगा। अगली न्यूज है सूडान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। 2023 से सूडान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। किन ग्रुप्स के बीच में है? एसएएफ, जंजावीद मिलिशिया, एसएएफ, आरएसएफ, सॉवरेन काउंसिल, डार्फर लिबरेशन फ्रंट, सूडानीज गवर्नमेंट या साउथ सूडान डिफेंस फोर्सेस के बीच में। बताइए कमेंट बॉक्स में क्या इसका आंसर है। देखिए, अफ्रीका के रीजन के क्वेश्चंस हैं, आमतौर पे लोगों को याद इजीली होते नहीं है। मैंने आपको पहले भी टेलीग्राम पर भी आपके साथ लोकेशन शेयर की हुई है मैप्स की, और यहाँ भी हमने डिस्कस किया है। तो दोनों ही लोकेशन से चीज़ों से आप रिसोर्स का यूज करके अफ्रीका के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को एक साथ पढ़ सकते हैं। ये सूडान वाला, मेडागास्कर वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आज हम रिवाइज करते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स। सबसे पहला टॉपिक है मर्कोसुर। अब मर्कोसुर क्या है? तो मर्कोसुर असल में एक रीजनल ग्रुप है जो बनाया गया था साउथ अमेरिकन कंट्रीज के द्वारा ट्रेड को बढ़ाने के लिए। वैसे इसमें 4 मेंबर्स थे या 5 थे, आप देखेंगे तो वेनेजुला, उरुग्वे, पैराग्वे, ब्राजील और अर्जेंटीना। ये असल में इसके 5 मेंबर हुआ करते थे, जिसमें वेनेजुला को सस्पेंड कर दिया गया था। वेनेजुला के सस्पेंशन के बाद इनमें 4 देश बने थे। कौन कौन से? मैप से देखिए, ब्राजील, अर्जेंटीना, ये तो याद ही रहेगा इसलिए, 2 आसान देश पहचानने, ये है उरुग्वे और ये है पैराग्वे। वर्तमान में इनमें बस ये 4 देश रहा करते थे, लेकिन कुछ समय बाद इसमें एक और देश की पिछले साल एंट्री हो चुकी है, और वो है बोलिविया। तो अब फिर से इस देश में वर्तमान में मर्कोसुर में 5 मेंबर्स हैं और एक सस्पेंडेड है, विच इज वेनेजुला। तो ये है मर्कोसुर। मर्कोसुर के बीच में एक आपस में लोगों ने एक कॉमन मार्केट सा बना लिया है, जहां लोगों का आना जाना हो या ट्रेड हो, इसमें बढ़ोतरी हुई और ये बड़ा मार्केट बन के उभरा। यहां तक कि दुनिया का 5th लार्जेस्ट मार्केट तक बनने में कामयाब हो चुका था मर्कोसुर एक समय में। 5वें से लेकर 7वें के बीच में घूम रहा था ये। काफी स्कोप है इसके साथ ट्रेड करने में। भारत ने इस ग्रुप के साथ बहुत सालों पहले ही पीटीए कर लिया था, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके तहत भारत इनके साथ व्यापार करता। तो भारत को आम किसी ऐसी कंट्री के साथ जिनके साथ मर्कोसुर का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है उसके मुकाबले थोड़ी रियायत मिलती। तो पहली बात तो भैया क्या इसकी कहानी है ये समझे। तो पहली बात, ये मर्कोसुर किस चीज के लिए है? मर्कोसुर का मतलब होता है जो साउथ सदर्न कॉमन मार्केट है, उसी का उदाहरण है। बना था ट्रीटी ऑफ एसेंशन से ही। इसको स्पेनिश या पोर्टुगीज में किसी और तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, पर नाम यही है। 1991 से बना, और इसके फुल मेंबर जो है अभी अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, उरुग्वे और बोलिविया भी हैं, जबकि वेनेजुला अभी एक सस्पेंडेड मेंबर है। बाकी मेंबर क्या है? तो एसोसिएटेड है। वही मैं बता रहा था कि ये 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी 2023 में बन गई थी, $5.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के साथ ही। तो इट्स अ कस्टम यूनियन विद कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ, यानी बाहर के सभी देशों के साथ एक ही टैरिफ ये अप्लाई करते हैं। इस रीजन के कंट्रीज में व्यापार करना है तो एक कॉमन टैरिफ आपको देना पड़ता है, एक कॉमन मार्केट की तरह बिहेव करते हैं। इनसे इनको बहुत फायदा हुआ है। तो भारत ने हाल में ही इनके साथ पीटीए को लेकर, पीटीए जो हमारा पहले से है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, उसको और स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ मेजर साइन किए हैं। तो ये मर्कोसुर कहाँ है ये आपको पता लग गया। पीटीए ने इनके साथ साइन कर चुका है। मेंबर्स कौन से हैं, कहां पे लोकेटेड है, किस ट्रीटी के थ्रू बना, ये आप जान चुके हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ही अभी एक सीज फायर कुछ दिनों के लिए हुई, और उसके बाद भी गोलाबारी जारी रही। तो पहली बात, ये मुद्दा क्या है? तो देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा को समझना इसके लिए जरूरी है। ये वो बाउंड्री है, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को हम कहते हैं ड्यूरल लाइन, जो इन दोनों देशों को अलग करती है। अब देखिए, ड्यूरल लाइन के दोनों तरफ जो लोग, ट्राइबल एरियाज हैं, इस पूरे इलाके में जो लोग रहते हैं वो है कौन? पश्तून बेल्ट है। यहाँ पर पश्तून लोग रहते हैं, और पश्तून अक्रॉस पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों जगह रहते हैं। और इनका मानना है कि ये जो डिवीजन है पाकिस्तान अफगानिस्तान का ड्यूरल लाइन का, ये आर्टिफिशियल है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो वो इसको मानने से इनकार करते हैं, और अक्सर जो यहाँ पे लोग रहते हैं वो बॉर्डर के दोनों तरफ रहते हैं। और क्योंकि पाकिस्तान की वजह से ही अफगानिस्तान में तालिबान बढ़ा था, तालिबान को खड़ा करने में सबसे बड़ा योगदान किसी का था तो वो पाकिस्तान का था। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, आप सर्च करेंगे तो तालिबान के साथ एक मेजर रोल प्ले किया पाकिस्तान ने इसको खड़ा करने का। लेकिन तालिबान का उद्देश्य था जिहाद करना, इस्लामिक जिहाद, और उसके 2 गुट बन गए थे। एक ऐसा गुट जो पूरा फोकस कर रहा था वेस्ट की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ, और एक ऐसा तालिबानी ग्रुप भी था जो पाकिस्तान में लड़ाई लड़ना चाहता था। उसका नाम था टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसका फोकस है कि पाकिस्तानी इलाकों में, खासतौर पर यहाँ जो इलाके हैं, यहाँ पर अपना पावर स्टैब्लिश करना। क्योंकि उनका मानना है ड्यूरल लाइन पे पाकिस्तान की आर्मी जबरदस्ती बैठी हुई है, और इसलिए टीटीपी यहाँ पर कुछ कुछ हमले भी करता रहता है। तो पाकिस्तान का आरोप यह है कि टीटीपी वाले हम पे हमले कर रहे हैं, इसलिए हमको अफगानिस्तान में जहां उनकी छुपने की जगह वहां पर बमबारी कर रहे हैं।
और तालिबान के जो फोर्सेस हैं उनका कहना है कि पाकिस्तान इलीगल तरीके से बॉर्डर पर कब्जा करने की कोशिश भी कर रहा है और हमारे देश पर, हमारी सॉवरेनिटी पर भी हमला कर रहा है, इसलिए दोनों के बीच में काफी समय से झगड़े चल रहे हैं। तो अगर मैं शॉर्ट में समझाने की आपको कोशिश करूं तो कहानी यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इसका बॉर्डर क्या कहलाता है, तो ड्यूरन लाइन, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। दूसरा क्या कहानी है, तालिबान जो खड़ा हुआ था, तालिबान को स्टैब्लिश करने में रूल किसका था, पाकिस्तान का। तो उसे लगता था कि तालिबान तो भाई उनसे प्यार करेगा, बहुत अच्छे लोग हैं, बाकी लोगों को मारेंगे, इंडिया से लड़ेंगे, अमेरिका से लड़ेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे। लेकिन तालिबान के अंदर से एक फैक्शन निकला, टीटीपी। इसका कहना था कि भाई जब दुनिया भर में जिहाद करने जा ही रहे हैं तो पाकिस्तान के अपने इलाके में क्यों ना करें, जहां मदरसों में हमें ट्रेनिंग दी गई, जहां हमें प्रिपेयर किया गया, इस इलाके में हम क्यों ना करें फिर जिहाद। तो वो लोग आगे जाने की बजाय या कश्मीर के ऊपर मिलिटेंसी बढ़ाने के बजाय सीधा पाकिस्तान के अंदर ही घुसा कि भाई हम पहले तो यहाँ इलाज करेंगे तुम लोगों का। तो उसमें उन्होंने कई जगह अटैक्स करने स्टार्ट किए, टेररिस्ट अटैक्स, ताकि वो आर्मी को और कमजोर कर सके। तो फिर उसके साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट का झगड़ा चल रहा है। तो टीटीपी को मारने के लिए हमले करते हैं, जिसको लेकर तालिबान भी परेशान है, और इसलिए अफगानिस्तान पाकिस्तान का झगड़ा बड़ा होता चला गया। तालिबान का एक फैक्शन जो पाकिस्तानी इलाकों में अपना इन्फ्लुएंस रखना चाहता है, जो यहाँ पर अपने स्तर पे काम करना चाहता है, उसको लेकर विवाद इनके बीच में बन चुका है। ये एक कहानी है इस रीजन की। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर कि भाई कहां से ये मुद्दा पनपा। याद रखिए, जब अफगानिस्तान में बहुत सालों पहले 1970s में यूएसएसआर का कब्जा हुआ करता था, यूएसएसआर ने कब्जा किया, तो अफगानिस्तान में एक फोर्स खड़ी की गई, उसका नाम था मुजाहिदीन। और इस मुजाहिदीन को खड़े करने में रोल था यूएसए का, पैसा और ट्रेनिंग, और पाकिस्तान का उनको जगह देना। फिर उसी मुजाहिदीन की जीत के बाद फिर इसके बाद तालिबान बने थे, जिस तालिबान को अगेन पाकिस्तान ने खड़ा किया विद हेल्प ऑफ अमेरिका, और बाद में तालिबान का एक फैक्शन वापस घर आ गया कि भाई तुम्हें ही पहले डसना है। तो वही कॉन्फ्लिक्ट है, क्या ये झगड़ा अभी चल रहा है। और तालिबान की सरकार आने के बाद तालिबान को चाहिए सपोर्ट, उन्हें चाहिए ह्यूमैनिटेरियन एड, जो उनको इंडिया ही दे सकती है इस लेवल पर। इसलिए इंडिया को काफी क्लोजली वो वॉच करते हैं कि भाई भारत से हमें एड मिल पाएगी। इसलिए उनके फॉरेन मिनिस्टर भी इंडिया आए, वो चाहते थे कि भारत तालिबान को रिकॉग्नाइज करे, तालिबान के साथ ट्रेड करे, तालिबान को और एड प्रोवाइड करे। क्योंकि अभी वर्तमान में अफगानिस्तान में जब से तालिबान का शासन आया है, जितनी अफगानिस्तान को एड मिला करती थी, चाहे वो दवा की हो, चाहे खाने का सामान की हो, चाहे इन्वेस्टमेंट की हो, वो सब बंद हो चुकी है। और भारत एक ऐसी कंट्री है जिसने तालिबान जब यहाँ नहीं था तो जम के इन्वेस्टमेंट की, लगभग $3 बिलियन तक हमने यहाँ इन्वेस्ट किए। यहाँ पे रोड बनाए, हमने इनकी पार्लियामेंट बनाई, सलमा डैम बनाया, हमने जरांज डेलाराम हाईवे कन्वर्ट किया, वहां पर इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल बनाया, हमने वहां पर ट्रांसमिशन लाइन बैठाई। ये सब इंडिया ने किया। इसलिए इंडिया की काफी ज्यादा यहाँ पर एक रीच और सॉफ्ट पावर और अपील है। तो इसी के लिहाज से वहां पे जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया भी आए, और कोशिश हो रही थी कि हम थोड़े संबंधों को आगे लेके चलें। लेकिन भारत परेशान है क्योंकि तालिबान का इतिहास बहुत काला है, और वहां पर वो काफी ज्यादतियां कर रहे हैं महिलाओं के साथ, और उनके हिस्ट्री में तो इंडिया के खिलाफ काफी रहे हैं वो तो, और एक ऐसा संगठन है जिसके साथ हम दोस्ती करना चाहेंगे नहीं बिकॉज ऑफ देयर डॉक्ट्रिन्स। तो ये कुछ दिक्कतें हैं विद तालिबान। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अफ्रीका की कंट्री मेडागास्कर। अफ्रीका को याद करना, अफ्रीका के मैप को अगर आप देखो तो अफ्रीका आप ऐसे सिंपली इस तरह से बनाओगे तो ये आपका अफ्रीका बन जाएगा। ठीक है, मैं एग्जैक्टली एक्यूरेट तो नहीं बना पाऊंगा पर ये है। ठीक है, तो ये नॉर्मली अफ्रीका है, इसे कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यहाँ पर आपका जो रीजन है सोमालिया का इलाका यहाँ आता है, और इधर आपका फिर मिडल ईस्ट आ जाता है। ठीक है, जनरली ऐसे ही आप भी बनाओगे तो ये आपका सोमालिया का इलाका। सोमालिया के बाद यहाँ आपको इथोपिया मिलता है। ठीक है, इथोपिया के नीचे इधर आपको फिर आपका रीजन स्टार्ट होता है जहाँ आपको सूडान, कीनिया ये सब दिखते हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ एक जमीन का टुकड़ा है जो टूट के अलग सा है, और ये टूट के जो अलग सा टुकड़ा है इसे कहते हैं मेडागास्कर। तो सिंपल है, अफ्रीका के सामने टूटा हुआ जो इलाका है दैट इज मेडागास्कर। और मेडागास्कर में भी भयंकर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जहां पे ज़ेंजी ने प्रोटेस्ट कर दिया प्रेसिडेंट के खिलाफ, और प्रेसिडेंट को भाग के छुपना पड़ा। तो ज़ेंजी का आतंक अब यहाँ भी फैल चुका है, और ज़ेंजी ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली है। और ज़ेंजी से लड़ने के लिए कैप्सैट, इनकी एक मिलिट्री यूनिट है जिसने की प्रेसिडेंट के जो अटेम्प्ट था कि पार्लियामेंट को हटा के वो अपने कंट्रोल और बढ़ा लेंगे, उसके खिलाफ लड़ने के लिए मेडागास्कर की आर्मी भी मैदान में आ गई है। तो ज़ेंजी प्रोटेस्ट सिर्फ नेपाल में नहीं हुए, मेडागास्कर में भी हुए। मेडागास्कर कहाँ लोकेटेड है तो हमने वो देखा, अफ्रीका से टूटा हुआ अलग सा आइलैंड दैट इज मेडागास्कर। मेडागास्कर में ज़ेंजी प्रोटेस्ट हुए, और ज़ेंजी ने कहा कि भाई प्रेसिडेंट जो है बहुत करप्ट है, और ज़ेंजी भाग गए वहां से और हाइडिंग में चले गए। और उसके बाद वो कोशिश कर रहे थे कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व करके अपना कंट्रोल बढ़ा लेंगे, तो आर्मी मैदान में आ गई अब और कहा ऐसा वैसा नहीं चलने वाला। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है मेडागास्कर में। ठीक, मेडागास्कर कहाँ है, मोज़ेम्बिक चैनल के सामने। ध्यान रखिए ये जो हमने अभी मैप सा ड्रॉ किया ना, इसके ठीक सामने अगर कोई कंट्री है अफ्रीका की तो वो मोज़ेम्बिक है। ठीक है, तो मोज़ेम्बिक चैनल के पार मोज़ेम्बिक है, इधर आपको दिखेगा मेडागास्कर जहां पर कॉन्फ्लिक्ट की कहानी है। अगली लड़ाई चल रही है सूडान में।
अब सूडान को देखिए पहले कहाँ पर है। मैंने आपको बताया था जो सिंह है यहाँ आपको मिल जाएगा कौन, तो सोमालिया। यहाँ कौन सा देश है, कीनिया, ठीक है। इसके ठीक सामने कौन सा देश है, मेडागास्कर। इसके ठीक ऊपर कौन सी कंट्री है, तंजानिया। यहाँ इरिट्रिया, यहाँ है सूडान, और ये है सीड कंट्रीज, इसे कहते हैं सीड कंट्रीज, जिसे कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्रीज। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से देश हैं, तो उन देशों को कहते हैं सीड। उसमें आता है इरिट्रिया एक, सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया और जिबूटी। ये 4 देश, यहाँ पर जिबूटी है छोटा सा, तो ये 4 देश मिला के कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज कौन सी हैं, सीड कंट्रीज। सोमालिया ये वाला, इरिट्रिया ये, इथियोपिया जो लैंडलॉक्ड है यहाँ पर, और जिबूटी जो छोटा सा यहाँ पर एरिया है, और इनके ऊपर क्या है, सूडान, और सबसे ऊपर इजिप्ट। तो सूडान में लगातार कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, फिर अभी लड़ाई चरम पर है। तो यहाँ पर 2 देशों के इलाकों के बीच में प्रमुख लड़ाई है। एक है सूडानीज आर्म फोर्सेस, जिनकी जंग चल रही है वहां पर किसके साथ, पैरामिलिट्री जो वहां पर रैपिड सपोर्ट फोर्सेज है उनके खिलाफ, ठीक है। यहाँ पर पिछले 1.5 साल से लड़ाई चल रही है, जिसमें लगभग 20,000 लोग जाने जा चुके हैं। हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पर असल में ना 2 तरह की लड़ाइयाँ चल रही है। एक यहाँ पे इनकी जो आर्मी है उनका नाम है सूडानीज आर्मी फोर्सेस, SAF, ठीक है। SAF का लड़ाई चलता रहता है एक दूसरे ग्रुप के साथ जिसका नाम है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। ये अलग ग्रुप की फोर्सेस हैं, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट लगातार चालू रहता है। SAF वर्सेस RCF। SAF इज यहाँ की इनकी रेगुलर जो आर्मी है वो, और RSF जो इनका रैपिड सपोर्ट फोर्सेस है। और ये लड़ाई कहाँ मेन रूप से चलती है, खार्तूम में और बहरी में, जहां पर इतनी कॉन्फ्लिक्ट है, कौन सा ग्रुप किसके सपोर्ट में आएगा, उस हिसाब से लड़ाई चलती रहती है। तो आपसे डिटेल में क्या पूछा जाएगा कि सिविल वॉर कहाँ है, तो सूडान में है। सूडान कहाँ है, सूडान में कौन सी 2 फोर्सेज हैं, तो SAF और RSF 2 फोर्सेज की लड़ाई है। सूडान का रीजन याद देखिए, यहाँ पर एक नाम आया था खार्तूम। खार्तूम एक ऐसी जगह है जहां पर ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल मिलती है, इसलिए नाम बहुत फेमस है, ध्यान रखिएगा। व्हाइट नाइल ब्लू नाइल कहाँ मिलती है, तो खार्तूम में, ठीक है, सूडान में। और खार्तूम में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किसमें, RSF में। देखिए यहाँ मैप में बना हुआ, इधर वाले हिस्से पे RSF का गन कंट्रोल है, और बाकी पे आपका जो दूसरा ग्रुप है मेजर वाला, RSF इज अगेन मेनली, याद रखना, RSF इज योर कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप और SAF इज योर जो आर्मी का ग्रुप है वो। सूडानीज आर्म फोर्सेस इज दिस एंड देन देयर इज RSF। तो वो दोनों नाम याद रखिए। कहां पर है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है RAF और SAF के बीच में, RSF और SAF के बीच में, इट्स इन सूडान। सूडान कहाँ लोकेटेड है, इजिप्ट के नीचे और इरिट्रिया के ऊपर। सूडान के किस रीजन में कॉन्फ्लिक्ट है, तो खार्तूम के आसपास। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट केवल खार्तूम में नहीं है, यहां जो इलाका देख रहे हो, यहां पर एक इलाका ऐसे कहते हैं दारफुर का रीजन, यहां भी कॉन्फ्लिक्ट है। तो दारफुर में अलग कॉन्फ्लिक्ट है, खार्तूम में अलग कॉन्फ्लिक्ट है, अल फशर में अलग कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट लगातार अलग अलग इलाकों में बने हुए हैं। तो देखो यहाँ पर लगभग 8 मिलियन से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। दिस इज दारफुर रीजन बिटवीन चैड एंड सूडान। और इधर आपका खार्तूम का इलाका है जहां पर अभी एक अलग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ये लड़ाइयां लगातार चलती रहती हैं। सूडान से पहले टूट के साउथ सूडान अलग हुआ, और इसके बाद यहाँ कॉन्फ्लिक्ट लगातार होते ही रहते हैं। तो ध्यान रखिए, मेडागास्कर में क्या लड़ाई है, क्या हुआ है, और सूडान में क्या हुआ, दोनों का अंतर आपको पता होना चाहिए। अब सूडान को लेकर एक और चीज न्यूज में, इजिप्ट और सूडान ने कहा है कि नील के पानी पर, नाइल रिवर पर कोई भी फैसला अगर इथोपिया खुद से करता है तो उसका सीधा विरोध करेंगे। अब मैंने आपको बोला था कि सीड कंट्रीज में 4 देश आते हैं, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूटी। मैंने आपको ये भी बताया कि सूडान में खार्तूम एक जगह है जहां ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल मिलती है, लेकिन नाइल का जो उद्गम स्थल है मेजरली वो है इथोपिया से। तो उस उद्गम स्थल से नदी निकलती है, नदी यहां से होते होते जाती है, एक इधर से आई और एक इधर से आई, दोनों जाते 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 यहाँ इजिप्ट में आके समंदर में मिलती है। तो इथोपिया ने एक बहुत बड़ा डैम बनाया जिसका नाम है ग्रेट इथोपिया रेनाइसा डैम, गर्ड, और ये लगभग कंप्लीट हो चुका है, और ये अफ्रीका का सबसे बड़ा डैम है अभी तक का। और इस वजह से इन बाकी देशों को डर ये लग रहा है, जैसे नदी यहां से निकली, यहां से सूडान जाएगी और फिर ऊपर इजिप्ट जाएगी, तो इतना बड़ा डैम जो बिल्ड किया है इथोपिया में, इथोपिया ने गर्ड डैम, इसको लेकर बाकियों को डर लगता है कि अगर ये डैम और ज्यादा बढ़ता चला गया तो उनकी कहीं पानी को नुकसान ना हो जाए। तो इसीलिए ब्लू नाइल जो आपको सूडान से निकल रही है, व्हाइट नाइल आपकी इधर लेक विक्टोरिया से आती है, तो दोनों को लेकर बहुत कॉन्फ्लिक्ट है कि भाई कहीं जो ब्लू नाइल है उसके ऊपर इथोपिया ने जो डैम बनाया है, गर्ड डैम, इस डैम की वजह से पानी तो नहीं रोक लेगा इथोपिया, और अगर वो पानी और ज्यादा रोकता है जिससे इजिप्ट और सूडान को पानी की कमी होती है, तो उन्होंने कहा हम किसी भी ऐसी चीज का सपोर्ट नहीं करेंगे जो यहाँ पर इथोपिया करेगा खुद से, क्योंकि हम नहीं मानते कि उसके पास ऐसा कोई अधिकार है। तो एक झगड़ा ये भी होने वाला है भविष्य में सूडान और इथियोपिया के बीच में, जिसमें इजिप्ट और सूडान एक तरफ है क्योंकि दोनों ही लोअर रिप्रेजेंट कंट्री है, और इनका झगड़ा किससे होगा, इथोपिया के साथ, ठीक है। तो ये तो हमने समझ लिया। तो इसका हमें ध्यान रखना है जरूरी रूप से कि भाई क्या यहां पर विवाद की जड़ है, ठीक। चलिए अब एक बार
आते हैं बेसिक चीज़ के ऊपर कि हमने क्या क्या आज पढ़ लिया, क्या क्या रिवाइज कर लिया है। तो जब भी आप ना मैप को देखो तो आपको एक आइडिया लगना चाहिए कि ये मैप है हमारा, ठीक। हमने देखा मेडागास्कर। मेडागास्कर में क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कौन सी लड़ाई, यहाँ पर है ज़ेंजी प्रोटेस्ट। इसके ठीक सामने कौन सी कंट्री है, मोज़ेम्बिक। मोज़ेम्बिक के ऊपर कौन सी कंट्री है, तंजानिया। तंजानिया के ऊपर कौन सी कंट्री है, कीनिया, ठीक है। कीनिया के ऊपर कौन सी कंट्री है, सोमालिया। सोमालिया के ऊपर कौन सी कंट्री है, यहाँ क्या था बताइए सीड में, जिबूटी। जिबूटी के बाद इरिट्रिया, इरिट्रिया के बाद सूडान, सूडान के ऊपर इजिप्ट। ये अफ्रीका की कंट्रीज की लोकेशन है, इस तरह आपको उसको याद करिए, ठीक है। हमने देखा यहाँ पर ज़ेंजी प्रोटेस्ट हुआ मेडागास्कर में, सरकार को भागना पड़ा, उनकी आर्मी मैदान में उतर गई है कि प्रेसिडेंट ये कोशिश ना करे कि वो पार्लियामेंट को निरस्त करके अपना कंट्रोल पूरी तरह स्थापित कर ले। एक झगड़ा यहाँ पर इथोपिया जो लैंड लॉक कंट्री है जहाँ से ब्लू नाइल निकलती है, उसने ब्लू नाइल के ऊपर जर्ड डैम बनाया, इसको लेकर विवाद है। दूसरा यहाँ सूडान है, सूडान में सिविल वॉर चल रही है, किसके किसके फोर्सेस के बीच। फोर्सेस का नाम बताओ भाई, विच आर द फोर्सेस, किस रीजन में है। एक तो मैंने बताया आपको इलाका जहां व्हाइट और ब्लू नाइल मिलती है, दैट इज योर खार्तूम, जहां झगड़ा अभी चल रहा है। लेकिन एक एवरग्रीन कॉन्फ्लिक्ट है जो है दारफुर के इलाके में, तो उसके बारे में भी आपको याद होना चाहिए। तो ये मेजर डिस्कशन है, कुछ क्वेश्चन है इस चीज से रिलेटेड। नाउरो न्यूज में है, नाउरो क्यों न्यूज में है, क्वेश्चन पूछा गया है। नाउरो इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट आइलैंड इन पैसिफिक ओशन लोकेटेड इन माइक्रोनेशिया. It has no armed forces of its own, relies on Australia for defense. It is a member of both United Nations and Commonwealth of Nations. क्या इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3. अब सवाल यह है कि नाउरो की लोकेशन कहाँ है, ये जानने के लिए पहले आपको माइक्रोनेशिया कहाँ है, पॉलिनेशिया कहाँ है, ये याद होना चाहिए. वी डिस्कस्ड PIF आइलैंड्स लास्ट वीक मैंने PIF आइलैंड को पढ़ा था. अगर आपको याद है तो आप इसको कम से कम अटेम्प्ट तो जरूर करिए, इसका आंसर क्या है. ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं. जापान में नई प्राइम मिनिस्टर आई हैं, तो उसके बाद जापान न्यूज में है. अब बताइए मुझे, जापान लाइज ऑन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एंड एक्सपीरियंसेस फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक. सी ऑफ जापान कोरिया और जापान को सेपरेट करता है. राइक्यू आइलैंड, ओकिनावा मिलाकर जो पूरा आइलैंड है वो जापान और फिलीपींस के बीच में है. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? 1 and 2, 2 and 3, 1, 2 and 3 एंड 1 and 3. बताइए कमेंट में. अगर आप गलती भी करेंगे तो आज हम इसको ऐसे करेंगे कि आप उसको याद रख पाएंगे भविष्य में, क्योंकि इंसान जो गलती करता है उससे जल्दी सीखता है कि भाई हाँ मैंने वहां उस टॉपिक को गलत प्रेडिक्ट कर दिया था. तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन. पहले इंडिया के एक नेशनल पार्क के साथ. अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया का लार्जेस्ट या वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्बन नेशनल पार्क कहां पर है, क्या पता है? अर्बन नेशनल पार्क की बात चल रही है. अर्बन सिटी में नेशनल पार्क होते हैं और वो भी मुंबई जैसे इलाके में, तो बिल्कुल है. और उस जगह का नाम है संजय गांधी नेशनल पार्क. ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में, मुंबई और वेस्टर्न घाट्स के बीच में एक तरह से है ये. और ये लोकेटेड है मुंबई और महाराष्ट्र की फेमस जगह बोरीवली वहीं पर. तो इसका नाम पहले तो बोरीवली नेशनल पार्क ही था. 1960 में इसको डिक्लेयर किया गया था नेशनल पार्क और 1996 में इसका नाम बदल के इसको बना दिया था संजय गांधी नेशनल पार्क. न्यूज़ में रहता है अक्सर जब भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है मुंबई महाराष्ट्र में, मेट्रो का हो गया, रोडवेज का हो गया, कि कहीं यहाँ जंगल कट रहे हैं, दिक्कतें हो सकती हैं, तो बोरीवली नेशनल पार्क का नाम बदल के संजय गांधी नेशनल पार्क किया गया. यहाँ पर बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है और एक अर्बन फॉरेस्ट है ये. तो अर्बन फॉरेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पर जो की जा रही है, यहाँ के बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करने की जो बात की जा रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट बनाता है इसको. मुंबई के करीब होना, एक अर्बन नेशनल पार्क होना और लगातार न्यूज़ में होना बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिहाज से. तो अगर आपसे पूछा जाए संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, याद रखिए बिल्कुल यहाँ पर. इसके अलावा आपको चंदोली का हो गया, गूंगमल हो गया, पेंच हो गया, तदोबा हो गया, फेमस नेशनल पार्क आसपास और हैं. जैसे पेंच तो MP महाराष्ट्र के पूरे रीजन में फैला हुआ है. संजय गांधी कहाँ पर है? मैप को देखना, ध्यान रखना कि भाई मुंबई आप सिर्फ नहीं देख रहे हो, आप वहाँ पे देखो पार्क भी एक है संजय गांधी नेशनल पार्क. तो क्या अर्बन एरिया में है? तो हाँ है. अगर मैं आपसे कहता कि क्या एक अर्बन नेशनल पार्क है इंडिया में जो मुंबई में है, तो अगर आपने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो यू माइट मिस इट. तो मैप को देख के उस लिहाज से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, चलिए ये तो हो गया संजय गांधी नेशनल पार्क की बात. लेकिन इसको लेकर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है. पहले नाम क्या था, अब क्या नाम बना, और क्या रिवर यहां से ओरिजिनेट करती है. एक दहिसार और एक है पोईसार रिवर. दो रिवर्स है जो यहां से ओरिजिनेट करती हैं, दहिसार एंड पोईसार रिवर. वेस्टर्न घाट और मुंबई जो मेट्रोपॉलिटन रीजन है उसके बीच में है. तो ध्यान रखना, दहिसार, पोईसार और MMR और वेस्टर्न घाट के बीच का नेशनल पार्क कौन सा है, कहां से दो नदियां निकलती हैं, किसका नाम बोरीवली था और अब क्या बन गया, ये नाम आप याद जरूर रखिएगा, रेलेवेंट है, न्यूज में रहता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर. अब बात आती है नाउरो की. अब नाउरो एक ऐसा छोटा सा देश है जो सेंट्रल पैसिफिक ओशन में है और ये माइक्रोनेशिया का पार्ट है. असल में नाउरो का जो गेम है ना, न्यूज में इसलिए क्यों रहता है ये, एक तो नाउरो और माइक्रोनेशिया के जितने इलाके हैं इन सभी इलाकों में चाइना अपना पैर बहुत ज्यादा पसार रहा है. और इन्होंने रिसेंटली
ऑस्ट्रेलिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट किया था, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया इनको सप्लाई करता है डिफेंस वगैरह वगैरह। लेकिन एक और एग्रीमेंट साइन हुआ ऑस्ट्रेलिया के साथ। इसके तहत ये एग्रीमेंट साइन हुआ कि जो ऐसे लोग हैं ऑस्ट्रेलिया में जो बाहर से आते हैं, जो उनके सिटीजन नहीं है और ज़बरदस्ती वहाँ सेटल होना चाह रहे हैं, उनको वो डिपोर्ट करते हैं। तो कुछ लोगों के ऐसे डिपोर्टेशन हो, जैसे बांग्लादेश से कुछ लोग चले गए, या लेट्स से इंडिया से ही चले गए, या कहीं से भी चले गए, उनको ऑस्ट्रेलिया डिपोर्ट करिए तो वो देश हो सकता है उनको ना ले वापस। तो ऐसे जो नॉन सिटीजन हैं जो वहाँ सेटल होने की कोशिश करते हैं और जिनको ऑस्ट्रेलिया भगाना चाहता है, तो उनको अब क्या करोगे आप? समुद्र में बहा तो दोगे नहीं, इंसान है। तो ऑस्ट्रेलिया ने नाउरो के साथ एग्रीमेंट किया था कि भाई जो हमारे नॉन सिटीजन हैं जिनको हमें डिपोर्ट करना है, तो हम आपके देश में डिपोर्ट कर देंगे, बदले में आपको थोड़ा पैसा भी दे देंगे। 2.5 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स देने की बात हुई थी, जिसको लेकर बहुत बवाल मचा कि भाई ऐसे कैसे कर सकते हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इनका डिफेंस का भी ख्याल रख रहा है और ये पैसिफिक आइलैंड की एक छोटी सी कंट्री है। तो यहाँ असल में ऑस्ट्रेलिया अपने लोगों को जिनको भगाना चाहता है, जो उनके देश में आए हैं, उनको वहां बसाने की बात कर रहा है। इसलिए नाउरो न्यूज में था। लेकिन नाउरो इससे पहले भी थोड़ा न्यूज में था, क्योंकि इंडिया के साथ पैसिफिक आइलैंड नेशन की जो मीटिंग हुई थी, वहां पर भी नाउरो पैसिफिक आइलैंड नेशंस का पार्ट है, जहां इंडिया फोरम ऑफ पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, फिपिक कहते हैं इसको, फोरम ऑफ इंडिया एंड इंडो पैसिफिक कंट्रीज का जो मीटिंग हुआ था, वहां भी नाउरो का जिक्र अक्सर आता है। तो नाउरो कहां पर है? तो इट्स इन सेंट्रल पैसिफिक ओशन, माइक्रोनेशिया में, जहां आप देखो ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी की जस्ट बात। तो लोकेशन देखो, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, यहाँ पापुआ न्यू गिनी है, और यहाँ ऊपर में आपको नाउरो दिखेगा। तो ऑस्ट्रेलिया अपने लोगों को यहाँ भगाने की फिराक में है। जो इसके डिपोर्टेड सिटीजन है, यानी डिपोर्टेड नॉन सिटीजन, जो बाहर के लोग हैं, उनको डिपोर्ट करना है। कहाँ भेजो? नाउरो भेज दो, जान छूटे हमारी। गलत बात है ना भाई। तो कहाँ पर है? पापुआ न्यू गिनी के ठीक ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के तो ऊपर होगा ही होगा। तो नाउरो की लोकेशन याद रखिएगा। ये इलाका असल में माइक्रोनेशिया ही कहलाता है, जो सेंट्रल पैसिफिक ओशन में होता है। इसके आसपास आपको किरिबाती, सोलोमन आइलैंड, तुवालू, इन सबको आप देखेंगे। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिक्स का भी गेम हो रहा है। क्या? चाइना यहाँ धीरे धीरे अपने लोगों को बसा रहा है। काफी सारे चाइना के एक्सपर्ट्स यहाँ पर आकर बसने लग गए हैं। जैसे कुछ इलाकों में तुवालू को खासतौर पे कहा जाता है, कुछ हद तक नाउरो को भी कहा जाता है, कि इन कंट्रीज में और वनातुओं में, जहां हालांकि छोटे छोटे कंट्रीज हैं, तो कुछ लोग भी जाके बस गए ना, तो वहां पर अगर चाइना की प्रेजेंस बढ़ती है, एक्टिविटी बढ़ती है, तो चाइना के पास पैसिफिक ओशन में स्ट्रांग होल्ड मिल जाएगा, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरनाक हो सकता है और अमेरिका के लिए खतरनाक हो सकता है कि चाइना यहां तक अपना पैर पसार लेगा। इसलिए चाइना को कमजोर करने के लिए, कि चाइना यहां अपने पैर ना पसारे, एक एग्रीमेंट हुआ था ऑकस, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के बीच में, जिनमें यूके और यूएस ने ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन्स देने की बात की। न्यूक्लियर सबमरीन प्रोवाइड की जाएगी उनको, इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी और एआई और एडवांस टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड की जाएगी, ताकि ऑस्ट्रेलिया की नेवी भी स्ट्रांग हो सके। और आपको पता ही है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान एक ग्रुप का पार्ट है जिसका नाम है क्वाड, जो पैसिफिक ओशन में काफी चीजों पे कोलैबोरेट करता है। तो ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रांग होना हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन बात यहाँ ऑस्ट्रेलिया की नहीं, नाउरो की हो रही है। नाउरो कहां पर है? तो ध्यान रखिए, मैप याद करने का सिंपल तरीका, आपको पापुआ न्यू गिनी याद रहेगा, ऑस्ट्रेलिया याद रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जाओ तो वनातु आएगा, उसके ऊपर सोलोमन आइलैंड है, उसके ऊपर छोटा सा आइलैंड है नाउरो। कहां पर है? माइक्रोनेशिया के इलाके में, ठीक है। न्यूज में क्या है? दो चीजें, फिपिक की बात इंडिया के साथ डिस्कस कर रहा है अंडर फिपिक, दूसरा ऑस्ट्रेलिया अपने लोगों को बसाने की कोशिश कर रहा है, जो उनको डिपोर्ट करना चाहता है, वो जो डिपोर्ट जिस देश में करना है, उस देश की सरकार करिए हमें नहीं चाहिए। तो भाई ये कह रहे हैं हम अपने देश में नहीं रख के तुम्हारे देश में फेंक देते हैं। अब देखो पॉइंट ये समझो, इतनी बड़ी कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया लगभग पूरा ही जो आपको मेनलैंड दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया का, पूरा खाली है, यहाँ कोई नहीं रहता। इनके लोग आपको कोस्टल सिटीज में यहाँ कुछ दिखाई देंगे, कुछ यहाँ एक दो शहर दिखेंगे, ये सेंट्रल इलाका पूरा जंगल ही है। तो ऑस्ट्रेलिया के पास जमीन की कमी नहीं है, लेकिन वो प्रयास कर रहा है कि भाई निकालो सबको और वहां भेजो, क्योंकि मजबूर है, तो मजबूरी में फायदा उठाया जाए। इसलिए काफी विरोध भी ऑस्ट्रेलिया का इस चीज को लेकर हो रहा है लगातार, ठीक है। ये तो हो गई नाउरो की बात। अब नाउरो के बाद एक जगह और है जिसको अपनी जमीन बढ़ाने का बड़ा शौक है, वो है इजराइल। तो इजराइल ने रिसेंटली एक बिल पास कराया है, जहां ये कुछ ऐसे इलाकों पर अपनी पावर बढ़ाना चाहता है जिसको लेकर बवाल मच गया है। उन जगहों का नाम है जुडेया और समारिया। असल में जुडेया और समारिया दो ऐसे नाम हैं, वो दो ऐसे जगहों का नाम है, जोग्राफिकल लोकेशन, जहां पर इजराइल का कहना यह है कि यहूदी लोग शुरू से वहां बसते थे। तो हमारी ये ट्रेडिशनल जमीन है और इस पर हमारे लोग बस रहे हैं, तो हमारा ही लॉ वहां पर अप्लाई होना चाहिए, और अब जो इजराइल का लॉ है वहां भी अप्लाई होना चाहिए। अब कमाल की बात यह है कि जो जगह है जुडेया और समारिया, क्या दिक्कत है? इजराइल करेगा लॉ अप्लाई, पर पॉइंट ये है कि वो दो जगह जो है वो आज से कई हजारों साल पहले की बात इजराइल कर रहा है कि उस समय हमारा था, तो इसलिए आज भी वहां पर हमारे जो लोग बस रहे हैं उनके ऊपर हमारा लॉ अप्लाई होना चाहिए। लेकिन इसमें पेच ये है कि अगर आप देखोगे जुडेया और समारिया आज क्या है, तो ये इलाका है जुडेया और समारिया का। अगर आप गौर करो तो आपको पता होगा ये इलाका असल में आज के टाइम में वेस्ट बैंक है, जहां पर पैलेस्टीनियन लोग रहते हैं, और वेस्ट बैंक में इजराइल का पूरा कंट्रोल नहीं है।
इस इलाके में असल में अभी ऑटोनॉमी है, काफी हद तक पॉलिटिकल ऑटोनॉमी है। और यहाँ पर फाता नाम की सरकार है, फाता ग्रुप जो है वो इसको गवर्न कर रहा है। हालांकि वेस्ट बैंक के ऊपर मिलिट्री कंट्रोल अभी तक इजराइल का ही है, लेकिन गवर्नेंस वहां पर जो कर रही है फाता कर रही है, उनके पास थोड़ा सा ऑटोनॉमी है। और देखिए असल में प्लान क्या बना था, ये देखिए अभी जो स्थिति वस्तुतः क्या है, अभी वस्तुतः स्थिति है, वेस्ट बैंक है यहाँ, ये ब्लू वाला इजराइल है, ये रेड वाला दो इलाके गाजा और वेस्ट बैंक, इनको मिला के पैलेस्टाइन कहलाता है। मतलब पैलेस्टाइन के ये दो हिस्से, और ब्लू वाला अभी इजराइल का है। तो गाजा स्ट्रिप के ऊपर कब्जा किसका है, तो हमास का, हमने कई बार इसको पढ़ा है। वेस्ट बैंक के ऊपर कौन अभी ऑटोनॉमी शेयर कर रहा है, तो फाता ग्रुप। अब इजराइल जो लॉ ला रहा है उसके तहत वो चाह रहे हैं जुडेया और समारिया का इलाका, वहां भी उनके लॉ अप्लाई हो जाए। तो अब देखिए आप कहोगे भाई यहां तो पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स रह रहे हैं, तो यहां वो लॉ कैसे अप्लाई करना चाह रहे हैं। देखो असल में यूएन का प्लान ऐसा था कि यूएन के प्लान के हिसाब से, जो अगर आप इजराइल का मैप देखोगे ना, तो असल में गाजा सिटी यहां तक थी, ये गाजा का इलाका यहां तक था, और ये जगह कुछ ऐसी थी, ठीक है, एक जगह मिलते थे ये लोग, ठीक है। तो प्लान था ओरिजिनली ऐसा कि ये हिस्सा बनेगा पैलेस्टाइन, ये दो वाला अरबिक स्टेट बनेगा, ये मुस्लिम स्टेट, और बाकी ब्लू वाला हिस्सा है वो इजराइल बनेगा। लेकिन इजराइल ने कब्जा जमाते जमाते अपना कब्जा बढ़ा लिया, और अभी यहां पर जो ऑस्लो अकॉर्ड हुआ था, ऑस्लो अकॉर्ड हुआ था 1990s में पीएलओ और इजराइल की सरकार के बीच में, उसके अंदर ये डिसाइड किया गया था, ये जो आप देख रहे हो डार्क ग्रीन इलाके, ये पैलेस्टीन विलेजेस हैं। यहाँ पर जो पैलेस्टीन में जिसकी सरकार होगी या वेस्ट बैंक में जिसकी सरकार होगी उसी का कंट्रोल रहेगा। लेकिन धीरे धीरे इजराइल ने यहाँ पे अपना पैर बसाना स्टार्ट कर दिया, और कई जो इजरायली सिटीजन्स हैं वो इस इलाके में जो वेस्ट बैंक की टेरिटरी है यहाँ भी अपने घर बनाने लग गए, सेटलमेंट बनाने लग गए। और इतने लोगों ने वहाँ सेटलमेंट बना ली है कि अब इजराइल कहना चाह रहा है कि भाई इन सेटलमेंट्स पे भी हमारा ही लॉ चलेगा। यानी धीरे धीरे जो एक ऑटोनॉमी इनके पास थी, अभी इनके पास कंट्रोल नहीं है मिलिट्री का, इतना ही है कि अपनी कुछ कई जगह सरकारें चला रहे हैं, गवर्न कैसे करेंगे वो डिसाइड वो कर सकते हैं। अब इजराइल ये चाहता है कि भाई, क्योंकि यहां पर एक समय में जो इलाका समारिया और जुडिया का हुआ करता था, जो इनका कहना हिस्टोरिकल क्लेम है हमारे कि हमारी जमीन है, तो जहां हमारे लोग रह रहे हैं वहां अपना लॉ अप्लाई करेंगे। तो अगर ये लॉ बिल अप्लाई होता है ग्राउंड पे, तो वेस्ट बैंक को भी खतरा हो सकता है। लेकिन देखिए न्यूज ये जो मैं बता रहा हूं, अभी तक पूरी पक्की न्यूज ऐसी नहीं है कि वो ऐसा कुछ कर देंगे, पर न्यूज में है, जगह न्यूज में है। तो जुडिया और समारिया बस आप याद रखिए कहां पर है, तो इजराइल का इलाका जहां पर अभी आप वेस्ट बैंक देख रहे हो, हिस्टोरिकली उस जगह को जुडिया और समारिया का इलाका कहा जाता था, जहां दोबारा क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ अपने लॉ अप्लाई करेंगे। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड सी कहानी होती है इजराइल वाली, हम कई बार पढ़ चुके हैं, पर एक बार फिर इसको देखते हैं। इजराइल को अगर आपको समझना है, देखो ये बेसिकली ऐसा सा आपको इजराइल दिखेगा, ये इजराइल है, यहां वाला हिस्सा जो है ये है वेस्ट बैंक, यहां वाला हिस्सा जो है ये है गाजा। गाजा के ऊपर जिसका कंट्रोल है पूरा का पूरा वो है हमास। हमास की जंग इजराइल के साथ चलती रहती है। हमास का गाजा के ऊपर मिलिट्री कंट्रोल भी है, सब तरह का कंट्रोल है। जबकि वेस्ट बैंक पे जो ग्रुप है उसका नाम है फाता। फाता का यहाँ गवर्नेंस चलता है, यानी उनके पास ऑटोनॉमी है, उनकी सरकार थोड़ी बहुत चल रही है। लेकिन वेस्ट बैंक के अंदर भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर धीरे धीरे इजरायली लोग अपना सेटलमेंट बसा रहे हैं, जिस सेटलमेंट के खिलाफ है ये फाता की सरकार। फाता कह रही है भाई तुम हमारे इलाके में क्यों अपने लोगों को बसा रहे हो। उनका कहना है कि इजराइल धीरे धीरे हमारे जमीन पे कब्जा करना चाहता है, कि जितना कब्जा कर लिया पावर के थ्रू, अब धीरे धीरे और जमीन पे कब्जा करना चाह रहा है। तो उसी दिशा में कदम कहा जा सकता है कि इजराइल अगर ये एक्ट पास कराता है और अप्लाई करने की कोशिश करता है, तो वो कहना चाहता है कि हिस्टोरिकली भी हमारी जमीन थी, आज भी हमारी ही जमीन रहेगी। और यहीं पर जेरूसलम का शहर भी है जो बहुत महत्वपूर्ण बनाता है इसको, इसलिए ये विवाद समारिया और जुडिया का बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो कहां पर है समारिया और जुडिया, हिस्टोरिकल सिटीज इन द लैंड ऑफ इजराइल जिसे हम कहते हैं आज के टाइम में, वहां पर अभी वो वेस्ट बैंक के हिस्से में। तो ये लड़ाई वहां पर पहुंचती दिख रही है, तो ये ध्यान रखिएगा। गाजा पे किसका रूल है, वेस्ट बैंक पे किसका रूल है, जुडिया और समारिया की कहानी कहां से आई है, और क्या अभी यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है। क्योंकि ये बात तो ऐसे की गई थी कि वेस्ट बैंक के पास पूरी ऑटोनॉमी रहेगी, लेकिन इजराइल ने उनको कभी असली ऑटोनॉमी दी ही नहीं, केवल वो बातों में रह गई। तो ये दुर्भाग्य है, यही रियलिटी है अभी की, ठीक है। अब आते हैं अगली कंट्री की तरफ जो है जापान। जापान ने बोला है कि वो हायर एजुकेशन में और खर्च करेंगे, डिफेंस में खर्च करेंगे और इंडिया के साथ कोलैबोरेट करेंगे। क्यों, क्योंकि इनकी नई प्राइम मिनिस्टर आई हैं, उनका नाम है सनाए तकाइची। ये इनकी नई प्राइम मिनिस्टर है इजराइल की, सनाए तकाइची, और इन्होंने अपनी पॉलिसी स्पीच भी दी, और बोला जा रहा है कि शायद भारत और जापान के संबंध अब और आगे जा सकते हैं। तो पहले देखो जापान की लोकेशन कहाँ है। जापान को अगर आप देखो ना, जापान यहाँ पर है, जापान के सामने चाइना है, इधर ये आपको दिख रहा है साउथ कोरिया, ऊपर है यहाँ नॉर्थ कोरिया, ठीक है, और ये ऊपर रशिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इधर है रशिया, ये रशिया है, ये चाइना है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। तो कोरिया और इनके बीच में क्या है, ये सी ऑफ जापान, ठीक है। ये है ताइवान स्ट्रेट, ठीक है, ये है ईस्ट चाइना सी, नीचे है
साउथ चाइना सी, ध्यान रखना। नीचे ताइवान के ये जो टुकड़ा देख रहे हो आइलैंड का, ये है ताइवान, नीचे है साउथ चाइना सी, ये इलाका है ईस्ट चाइना सी, ये है सी ऑफ जापान। सी ऑफ जापान किसके किसके बीच में? जापान और कोरिया के बीच में। ऊपर जाओगे तो रशिया और जापान के बीच में, और ऊपर आओगे तो सी ऑफ ऑक्सटॉक आपको देखने को मिलेगा। तो पहले ये लोकेशन समझ लो कहां पर है साउथ चाइना सी। अब देखो मैं फिर बता रहा हूं, हम इसको एक मैप के थ्रू समझते हैं, वर्ल्ड मैप, ठीक है? तो अब इसको भूलो ना कभी। ये देखो यहां जापान है, ये है सी ऑफ जापान, ठीक। ये है ईस्ट चाइना सी, ये है साउथ चाइना सी, ठीक। ये जो छोटा सा आइलैंड का टुकड़ा आप देख रहे हो, ये टुकड़ा ये है ताइवान। तो इतना तो आपको याद रहेगा। अब देखो कहां कहां झगड़े हैं। जापान देख रहे हो, ये जो इलाका इधर आइलैंड वाला दिख रहा है ना, यहां पर एक विवाद है। ये विवाद है रशिया और जापान के बीच में, इस हिस्से को लेकर। यहाँ कुछ आइलैंड है, उसको लेकर विवाद है रशिया और जापान के बीच में, जिन आइलैंड्स का नाम है कुरिल आइलैंड्स, जो अभी रशिया के कंट्रोल में है। कुरिल आइलैंड कहां पर है? ऊपर की तरफ। यहाँ जब किसके किसके विवाद है? रशिया और जापान के बीच में। नीचे यहां देखोगे ईस्ट चाइना सी में चाइना और जापान के बीच में विवाद है सेनकाकू आइलैंड को लेकर, जो आइलैंड के ऊपर जापान का कब्जा है, चाइना कहता है हमारा है, ठीक है। और कोरिया और जापान के बीच का समंदर जो है वो है सी ऑफ जापान। तो वो सी जरा सा याद करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि कभी आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि कहां पर कौन सी वाटर बॉडी है। तो नीचे यहां साउथ चाइना सी, ऊपर ईस्ट चाइना सी, ताइवान के ऊपर ईस्ट चाइना सी, ताइवान के नीचे साउथ चाइना सी, यहां पर सी ऑफ जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, रशिया कहां कहां पर है पता ही चल गया आपको। ये हिस्से जो है ना, यहीं पर विवाद है। यहां पर कुरिल आइलैंड है और कुरिल आइलैंड को लेकर विवाद है। यहाँ आपका इधर इस हिस्से में सेनकाकू डाइओ आइलैंड है, जिसको लेकर विवाद है। और साउथ चाइना सी तो पूरा का पूरा चाइना कहता है हमारा ही है, तो उसको लेकर बहुत सारे विवाद इनके बाकी देशों के साथ भी चल रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, कहां पर ईस्ट चाइना सी है, कहां पर साउथ चाइना सी। अब देखिए यहां पर कई सारे परफेक्चर और रीजन है, तो आपसे पूछा जाए कहां पर है, तो ध्यान रखिएगा कहां पर है। ये है जापान में। तो जरा इसका रीजन देख लीजिए कहां पर है जापान के कुछ इंपॉर्टेंट रीजन। ऊपर है होकादियो, फिर थोकू, कांतो, कांसाई, शिकोयू, क्यूशू, शुगोयू, चुबू। ये वो इंपॉर्टेंट रीजन है जापान के, जिसका नाम आपको याद रखना होगा। फिर क्यूशू हो गया। तो यहाँ कई सारे शहर हैं काफ़ी फेमस। टोक्यो हो गया, आपका ओसाका हो गया, मियाकाजी, कागोशिमा, सागा, नागासाकी, हिरोशिमा, इशिकावा। तो ये काफ़ी फेमस, काफ़ी बड़ी कंपनियां भी यहाँ कई नाम से आपको दिख जाएंगी। तो जापान का याद रखना इंपॉर्टेंट प्रेफेक्चर और रीजन कौन कौन से हैं। तो होकादियो, कांसाई, चिगोयू, शिकोयू, ये सब नाम याद रखिएगा, काफ़ी रेलेवेंट हो जाते हैं। थोड़े मतलब सारे नाम याद नहीं रखते, बट जो मैप्स और लोकेशन है कम से कम ये क्लियर है जापान कहाँ पर है। तो अगर हमें इतना आइडिया है कहाँ पर सी ऑफ जापान है, कहाँ पर ईस्ट चाइना सी है, कहाँ पर साउथ चाइना सी है, तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो प्लीज़ इंश्योर करें कि आपको ये क्लियर रहे कि कहाँ पर कौन सी बॉडी है, कहाँ पर ईस्ट चाइना सी है, कहाँ पर साउथ चाइना सी है, ताकि अगर आपसे कभी पूछा जा सके कि भाई ईस्ट चाइना सी किसके किसके बीच में है, कहाँ कहाँ पर है, तो वो क्लियरली आपको मिल सके, ठीक है। चलिए, तो ईस्ट चाइना सी के बाद कौन सा सी आएगा भाई? ठीक है, ये मैंने बोला इधर ताइवान के ऊपर है ईस्ट चाइना सी, ठीक है, यहाँ ईस्ट चाइना सी है। इसके परे कौन सा सी है? यहाँ पर कौन सा इलाका? इधर यहाँ कौन सी वाटर बॉडी? यहाँ है फिलीपीन सी, ठीक। कौन सा सी है? फिलीपीन सी। तो ये आपको ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई जापान की कहानी। आई होप आपको आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे जो हमने एमसीक्यू में डिस्कस भी किए थे। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस हफ्ते की प्लेसेस इन न्यूज में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की डिस्कशन। क्या है पूरी कहानी, इसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुछ ऐसी लोकेशंस को जो आपको याद करनी है मैप के हिसाब से, प्लस वील डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए, एक है आईनी एयरबेस के बारे में। द आईनी एयरबेस ऑफन मेंशन्ड इन डिस्कशंस ऑन इंडिया स्ट्रेटेजिक आउटरीच इन सेंट्रल एशिया is located in which country? उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान। अब इंडिया की ओवरसीज एयरबेस बहुत प्रचलित है, ये वो कहां पर हुआ करती थी, जो कि हालांकि बाद में नहीं यूज में रही, ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन इकलौती भारत ने अपने देश के बाहर जो एयरबेस बनाई थी वो सेंट्रल एशिया के एक देश में बनाई थी। आपको बताना है इन चारों में से वो कौन सा देश है, और कमेंट में ये भी बताओ कि क्या कोई और भी है आईनी के अलावा जिसका नाम आपने सुना हो। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर क्या है, क्योंकि इस टॉपिक को आज हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगले टॉपिक की बात करते हैं, विच इज अबाउट साइप्रस। साइप्रस न्यूज में तो बहुत रहता है, तो बताइए साइप्रस इज अ मेंबर ऑफ बोथ ईयू एंड कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। आइलैंड ऑफ साइप्रस हैज बीन डिवाइडेड बिटवीन ग्रीक साइप्रेट एंड टर्किश साइप्रेट एडमिनिस्ट्रेशन सिंस 1970s. United Nations maintains a peacekeeping force in Cyprus to monitor the buffer zone between the two communities. अब क्योंकि टर्की और साइप्रस के बीच में विवाद है
और ये मुद्दा लगातार न्यूज में है कि भाई टर्की और साइप्रस के झगड़े के बीच में भारत क्या रोल प्ले करता है। टर्की पाकिस्तान की साइड ले रहा है तो हम भी टर्की को बोलते हैं भाई सीधे रहो, नहीं तो हम भी साइप्रस की साइड जा सकते हैं। तो हमें थोड़ा पता तो होना कि साइप्रस कहाँ पे लोकेटेड है, क्या उसकी स्टोरी है। तो कमेंट बॉक्स में जरा मुझे इसका उत्तर आप दीजिए कि क्या इसका सही आंसर आपको लग रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के टॉपिक्स की शुरुआत सबसे पहले सरक्रीक के साथ। सरक्रीक क्या है? सरक्रीक असल में इट्स एन इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कहां पर लोकेटेड है, तो ये गुजरात के कोस्ट के पास असल में लोकेटेड है। सिंध पाकिस्तान का जो प्रोविंस है वो, और इंडिया में जो कच्छ का रीजन है, उन दोनों के बीच का इलाका है सरक्रीक। अब सरक्रीक को समझने के लिए समझिए सरक्रीक की कहानी क्या है। यानी एक ऐसा इलाका है जहां पर इंडिया फॉलोज अ बेसिक प्रिंसिपल। इंडिया कहता है कि सरक्रीक के बीचों बीच बाउंड्री बननी चाहिए। सरक्रीक क्या, पहले वो देख लो भाई। ये देखो इंडिया का ये बाउंड्री है, पाकिस्तान का सिंध, यहाँ पर कच्छ। अब देखो लैंड बाउंड्री आपको दिख रही है, यहाँ पर आगे ऐसे करके खत्म हो गई, यहाँ बाउंड्री खत्म हो चुकी है। इसके बाद आप देखो यहाँ आपको दिख रहा है ये दो हिस्सा, तो जहां पर लैंड बाउंड्री खत्म हुई यहाँ पर एक वाटर बॉडी है, और इस वाटर बॉडी का नाम है सरक्रीक। अब सरक्रीक वो जगह है जहां से एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जो मुंबई अटैक्स हुए थे, वो मुंबई अटैक भी यहाँ पे करवाए गए थे। जो अजमल कसाब की इंडिया में एंट्री हुई थी वो भी इसी रूट से हुई थी। सरक्रीक से उसने एक नाव पे कब्जा किया था, कुबेर नाम की, उस पे चढ़ के उसने इंडिया के ऊपर कब्जा किया था, इंडिया में अटैक किया था मुंबई के ऊपर, उस नाव के ऊपर कब्जा करके। और उसकी वजह से इंडिया ने कितने लोगों की जान गंवाई। तो सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इलाका है, जहां से अक्सर ये थोड़ा सा दलदली भी हो जाता है कुछ टाइम तक। तो फिशरमैन को मार के या उनके शिप्स पे कब्जा करके कई बार आतंकवादी इंडिया एंटर करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा यहाँ से ड्रग्स की स्मगलिंग भी बहुत ज्यादा होती है, तो एक मेजर कंसर्न है। तो इसलिए पहले तो सिक्योरिटी के लिहाज से ये बहुत रेलेवेंट है। और भारत का कहना है कि सरक्रीक को लेकर जो विवाद है वो इसलिए है कि भारत का कहना है कि देखो सरक्रीक है, लैंड बाउंड्री खत्म हुई यहाँ पर, ये आपको दिख रहा है लैंड बाउंड्री यहाँ पे खत्म हो गई, इसके बाद एक वाटर बॉडी आ गई। तो भारत का कहना है कि इंटरनेशनल प्रिंसिपल होता है, उस प्रिंसिपल का नाम है थालवीक प्रिंसिपल। तो थालवीक प्रिंसिपल के हिसाब से जैसे लैंड बाउंड्री यहाँ पर खत्म हुई, अब वाटर बॉडी शुरू हुई, तो वाटर बॉडी के बीचों बीच जो उसका डीप मिड चैनल बाउंड्री है वहां से बाउंड्री बनाई जाती है। तो भारत का कहना है आधा हमारा आधा आपका, ठीक इस वाटर बॉडी के बीच में हम एक लाइन खींचते हैं, जो इंडिया का क्लेम है। पाकिस्तान कहता है कि नहीं नहीं नहीं, पूरा का पूरा क्रीक जो है यही हमारा, ये पूरा का पूरा हमें चाहिए, कुछ नहीं छोड़ेंगे इसमें। तो इससे दोनों के बीच में झगड़ा है। तो भारत जो है वो कहता है कि हमें इसको इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है, यानी थालवेक प्रिंसिपल, एक ऐसा प्रिंसिपल जो ये कहता है कि अगर कहीं पर नेविगेबल वाटर बॉडीज हैं, दो देशों के बीच में नेविगेबल वाटर बॉडीज है, तो नेविगेबल वाटर बॉडीज के बीच में से मिड चैनल बाउंड्री बनती है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद है लैंड बाउंड्री खत्म होने के बाद, तो एज पर थालवेक प्रिंसिपल जो नेविगेबल वाटर बॉडी होती है उसके बीचों बीच बाउंड्री डिसाइड होती है। लेकिन पाकिस्तान क्या कहता है कि हम इसको मानते ही नहीं। पाकिस्तान क्लेम करता है क्या कि कंप्लीट जो सर्क्रीक है वही हमें दे दो, पूरा पूरा क्रीक इसे चाहिए। तो इसलिए विवाद यहां पर बना हुआ है। अब आप सोचोगे कि इतने से एरिया के लिए इतना झगड़ा क्यों? तो देखिए सरक्रीक के से जुड़ी हुई एक और चीज है। सरक्रीक पे जिसका कब्जा होगा उसी के कब्जे में आएगा बाकी का रीजन। ये जो इलाका है ये आपको देखिए, अगर यहां से बाउंड्री बनती है, रेड वाली जो इंडिया का क्लेम है, अगर इस क्लेम के हिसाब से बाउंड्री सेटल होती है, तो ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हो समुद्र का, ये पूरा इलाका आएगा इंडिया के EEZ में, यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। यानी अगर यहाँ कोई भी पेट्रोल, गैस, कोई संसाधन, कोई रिसोर्स मिलता है तो वो भारत का होगा। जबकि दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान के क्लेम के हिसाब से यहां से बाउंड्री बनाई जाए तो ये पूरा इलाका आ जाएगा पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। तो यहाँ पर जो भी ऑयल, गैस कुछ भी प्राप्त होगा वो पाकिस्तान का होगा। इसलिए भयंकर विवाद है सरक्रीक को लेकर, और रिसेंटली भी न्यूज में लगातार बना हुआ है। हालांकि बहुत छोटा सा एक वाटर बॉडी है ये, लेकिन इसके जो प्रभाव है, इसका जो इम्प्लीकेशन है वो सिक्योरिटी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अक्सर आतंकवादी या ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है। दूसरा एस्पेक्ट है जो इम्पोर्टेंट है वो है ओपीएम ट्रेड को लेकर, जो एक मेजर कंसर्न है। तीसरे कंसर्न की हम बात करें, जो आगे यहाँ पर एक कंसर्न आता है, वो क्या है बताइए? ओपीएम का क्या कंसर्न आता है? तीसरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है यानी EEZ, यानी जो यहाँ पर रिसोर्सेज होंगे, पेट्रोलियम, गैस, अगर कभी यहाँ पे खनन करके मिला समंदर में तो किसका होगा? तो अगर मिड चैनल बाउंड्री होगी तो यहाँ तक रीजन इंडिया का होगा। अगर पूरा ही क्रीक पाकिस्तान को मिल जाता है तो आगे का हिस्सा पाकिस्तान का हो जाएगा। तो रिसोर्स के लिहाज से, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से सरक्रीक बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ लोकेटेड है? तो गुजरात में,
सिंध और कच्छ के बीच वाला हिस्सा देयर इज सर क्रीक। आई होप दिस इज द क्लैरिटी यू हैव गॉट फ्रॉम दिस टॉपिक। अब जरा अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चलो एक बार मैप फिर से देख लो। अब आप लोग पूछोगे सर क्यों ही बाउंड्री कितनी कहानी है, तो देखो लैंड बाउंड्री जो होती है ना, ये है आपकी रेड क्लिफ लाइन। तो यहाँ पर बॉर्डर जो है वो सेटल्ड है, ये बाउंड्री डिसाइडेड है, एक तरफ हमारा इलाका एक तरफ आपका इलाका। लेकिन इसके बाद जब वाटर बॉडी स्टार्ट हो रही है तो वाटर बॉडी में नियम नहीं चल सकता वैसे, क्योंकि वाटर बॉडी तो बह रही है पानी, तो वहां से आप बीचों बीच बाउंड्री तो नहीं बना सकते ना। मतलब जैसी बाउंड्री वैसे नहीं बना सकते, बीचों बीच ही सॉल्यूशन बेस्ट होता है कि आप यहाँ से आप सीधा एक मिड चैनल बाउंड्री बनाओ। तो भारत का कहना है बीचों बीच बाउंड्री बनाओ। पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं, पाकिस्तान का कहना है कि पूरा पूरा क्रीक ही हमें दे दो। तो इसलिए विवाद यहाँ पर है सर क्रीक को लेकर। सर क्रीक का डायमेंशन क्या है, क्या इसका रेलेवेंस है, ये आपको पता लग गया। ठीक है, चलिए आगे। अब अगला पॉइंट आता है, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था आईनी एयरबेस के बारे में। आईनी एयरबेस, आईनी एयरबेस कहाँ पर है? तो देखिए भारत से ऊपर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए इंडिया का मैप है, जम्मू कश्मीर। ये हिस्सा पता है क्या कहलाता है? ये हिस्सा कहलाता है वखान कॉरिडोर। कौन सा कॉरिडोर? वखान कॉरिडोर। वखान कॉरिडोर वो इलाका है जहां पर इंडिया और अफगानिस्तान की बाउंड्री टच करती है। लेकिन अभी इस इलाके पे क्योंकि पाकिस्तान का कब्जा है पीओके के ऊपर, तो हमारी बाउंड्री वहां तक पहुंच नहीं पा रही। लेकिन जैसे आप वखान कॉरिडोर क्रॉस करते हो तो पहली कंट्री जो आपको मिलती है वो है तजिकिस्तान। अब सेंट्रल एशिया में असल में 5 कंट्रीज हैं, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो 5 देश जो है सेंट्रल एशिया के, वो 1990 के बाद ही बने हैं। पहले ये पूरा का पूरा यूएसएसआर का इलाका हुआ करता था। यानी आज के रशिया को हम पहले के यूएसएसआर कंपेयर करें तो उसी समय यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। तो भारत ने यहाँ पर 2 एयरबेस, एक ऐनी और एक और फारखोर की बात की जाती है, 2 एयरबेसेस की बात की थी। ऐनी एयरबेस 90s में बन के लगभग बनाना शुरू किया था। लेकिन फिर क्या हुआ, तजिकिस्तान जब आज़ाद हुआ उसके बाद चाइना और रशिया का प्रेशर बढ़ा और इंडिया ने 2018 के आसपास तक तो आईनी एयरबेस लगभग खाली कर दिया था, ये ऑपरेशनल नहीं है। लेकिन आईनी एयरबेस है कहाँ पर? तो पहली बात तजिकिस्तान में है। ये इकलौती भारत की एयरबेस थी जो भारत के बाहर स्थित थी, यानी भारत बाहर से भी पाकिस्तान के ऊपर कभी मौका पड़ता तो हम हमले कर सकते थे, लेकिन अभी ऑपरेशनल नहीं है ये। हालांकि इंडिया के रिश्ते बहुत अच्छे हैं ताजिकिस्तान के साथ, वो एयर स्ट्रिप तो अभी भी है। तो अगर आप देखें तो डायरेक्टली ना सही पर इनडायरेक्टली अगर कभी भविष्य में ऐसी संभावना बनती है तो भारत एक सिक्योरिटी पैक्ट स्ट्रांग अगर तजिकिस्तान के साथ करे और वो एयरबेस दोबारा एक्टिवेट हो जाए तो भारत के लिए एक बहुत स्ट्रांग सेंस, एक बहुत स्ट्रांग कैपेबिलिटी बिल्ड कर सकती है। कहाँ पर? तो इट्स इन तजिकिस्तान। किसकी बात कर रहा हूं मैं? आईनी एयरबेस की। क्लियर? ठीक है। तैनी आईनी और कौन सा? फारखोर। तो भारत लगातार सेंट्रल एशिया के देशों के साथ संबंधों को डेवलप करने के ऊपर बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा है। उन्हीं प्रयासों में एक कदम है आईनी एयरबेस के साथ रिश्तों को बढ़ाना। और हालांकि आईनी एयरबेस हमने खाली कर दिया, क्यों खाली किया? ताकि ताजिकिस्तान को भी कोई सोवरेनिटी का कंसर्न ना हो। लेकिन अभी हमारी नेगोशिएशन चल रही है, भविष्य में देखते हैं क्या होता है। इसी हिस्से में एक और चीज जो न्यूज में है वो है चाबहार का पोर्ट। चाबहार को लेकर क्या हुआ? चाबहार को लेकर यह बात हुई कि भारत को चाबहार में ऑपरेशन करना था। चाबहार पोर्ट किस देश में है? तो ये ईरान में है। बार बार आपने न्यूज में सुना होगा। अभी रिसेंट न्यूज क्या आई है? वो ये आई है कि इंडिया को 6 महीने का वेवर मिल गया यूएस सैंक्शंस के ऊपर, कि अभी जो अमेरिका के सैंक्शंस के ऊपर लगे हुए हैं अगले 6 महीने तक भारत पे अप्लाई नहीं होंगे। लेकिन ये कहानी क्या है? देखिए ईरान के ऊपर अमेरिका ने लगा रखा है सैंक्शन। उस सैंक्शन का नाम है काटसा, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। काटसा के तहत ईरान के साथ कोई भी अगर कंपनी संबंध बनाती है, ट्रेड करती है, व्यापार करती है, तो ब्लैकलिस्ट कर दी जाएगी उसको। फिर चाहे डॉलर्स चाहिए हो या यूरोप में या अमेरिका में ट्रेड करना हो तो फिर उसके लिए संभव नहीं रह जाएगा ये। और इंडिया ने ईरान के साथ एक एग्रीमेंट किया था कि हम चाबहार का पोर्ट डेवलप करेंगे। चाबहार का पोर्ट क्यों डेवलप करेंगे? क्योंकि चाबहार का पोर्ट डेवलप करने के बाद भारत को चाबहार के थ्रू अफगानिस्तान में जाने का रास्ता मिल जाता। क्योंकि अगर आप गौर करो तो भारत को अगर अफगानिस्तान जाना है तो हमें पास, अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, तो यहाँ पहुंचने का जो रूट है वो रूट आपको पाकिस्तान से होकर गुजरता है। अगर हमारे पास यहाँ तक कब्जा होता तो वखान भी के थ्रू भी हम जा सकते थे, पर अभी तो सिस्टम है ही नहीं। तो पाकिस्तान आपको कभी घुसने देगा नहीं अफगानिस्तान में। तो एक रूट बनाया गया था, यहाँ चाबहार पोर्ट को डेवलप किया गया भारत के द्वारा। और यहाँ चाबहार से फिर आप जाहिरान तक आपने आपने एक रेलवे लाइन और रोड कंस्ट्रक्ट किया। फिर जरान से दिलाराम तक आपने हाईवे बनाया और इसके थ्रू भारत पहुंचा अफगानिस्तान के अंदर। तो भारत क्या कर रहा था? अफगानिस्तान में डेवलपमेंटल एक्टिविटी कर रहा था। हमने लगभग 3 बिलियन तक निवेश किया, जिसमें हमने उनकी पार्लियामेंट बनाई,
हमने उनके लिए डैम्स के ऊपर काम किया, हमने इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल वहाँ पे खोला, कई इन्वेस्टमेंट भारत ने करी, हाईवेज बनाए। और अफगानिस्तान में उस समय शासन तो था वहाँ पे, सिविलियन गवर्नमेंट का, तालिबान नहीं थी, और अमेरिका का आशीर्वाद उनको प्राप्त था। तो क्योंकि अफगानिस्तान को भारत डेवलपमेंटल असिस्टेंस दे रहा था और वो काम पूरा करने के लिए भारत को रूट चाहिए था, और वो रूट था थ्रू चाबहार पोर्ट। तो चाबहार पोर्ट तक पहुंचने के लिए, और चाबहार पोर्ट के थ्रू अगर भारत जाना चाहे अफगानिस्तान, तो चाबहार पोर्ट पे भारतीय कंपनियों को काम करना पड़ेगा, भारत को काम करना पड़ेगा। इस बीच इस बात को समझते हुए अमेरिका ने भारत को पहले भी काटसा सा वेवर दिया हुआ था कि भाई अगर भारत ईरान के चाबहार पर काम करेगा तो कोई बात नहीं, काटसा अप्लाई नहीं होगा। लेकिन हाल के समय में ट्रंप ने फिर वो वेवर हटाने की बात की थी। हालांकि पिछले टर्म में उन्होंने भारत को वेवर प्रदान किया था, उसको जारी रखा था, लेकिन बीच में न्यूज आई थी, अगर आपने चैनल फॉलो किया तो हमने 2-3 हफ्ते पहले डिस्कस किया था कि वेवर हट गया है। लेकिन क्योंकि वेवर का टाइम खत्म हो गया था, उसको रीस्टार्ट नहीं किया गया था। लेकिन अब दोबारा बोला गया कि 6 महीने का वेवर हमें मिल चुका है। तो ये चीज डेवलप की गई थी, किस लिए? चाबहार की भाई एक तो हम शाहिद बेस्ती पोर्ट यहाँ पर डेवलप करेंगे, जिसके तहत हम अफगानिस्तान जा पाएंगे, आगे जाके सेंट्रल एशिया और रशिया भी पहुंच पाएंगे। क्योंकि अगर आप गौर करो तो यहाँ से भारत ने प्लान बनाया था एक रूट का। मैं आपको फुल मैप में दिखाता हूँ क्या कहानी थी। ये देखिए, जैसे भारत ने प्लान ये किया था कि हम यहाँ से जाएंगे ईरान, और यहीं से होते हुए, सॉरी रूट गलत हो गया थोड़ा मेरा, यहाँ से ऐसे होते हुए हम रशिया पहुंच जाएंगे। इस रोड का नाम था INSTC कॉरिडोर। फिर हमारा प्लान यही था कि यहाँ से अफगानिस्तान और यहाँ से हम सेंट्रल एशिया में एंटर कर जाएंगे। तो ये 3 रूट भारत ने प्लान किए थे थ्रू ईरान। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है चाबहार का पोर्ट। तो चाबहार यहाँ आ गया, तकदीर भी पता ही है वो कहाँ पर है। तो ये हो गई चाबहार की कहानी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं साइप्रस की। साइप्रस के बारे में हाल में कई चीजें सामने आई हैं। साइप्रस को लेकर भारत के विदेश मंत्री हों या साइप्रस ने खुद का सारी स्टेटमेंट दी है। इन्होंने कहा है कि हम इनकी सोवरेनिटी का, संप्रभुता का सम्मान करते हैं। और साइप्रस ने कहा कि हम टेररिज्म पर, काउंटर टेररिज्म पे कोलैबोरेट करेंगे। क्योंकि उनका कहना था कि हमें बहुत दुख है कि भारत के साथ जो आतंकवाद के केस में जो भारत को झेलना पड़ रहा है, उसको हमें रिजॉल्व करने की आवश्यकता है, उस पर हम भारत के साथ काम करने को तैयार हैं। तो इस बारे में मुद्दा आता क्यों है? देखो देखो, हुआ ये है कि साइप्रस एक कंट्री है जो EU की मेंबर है, और साथ ही साथ ये कॉमनवेल्थ की भी कंट्री, इट्स एन EU मेंबर। साइप्रस इज एन EU मेंबर। और साइप्रस एक ऐसी कंट्री है जो 2 हिस्सों में बटी हुई है। असल में 1970s में टर्की ने इसके आधे देश के ऊपर कब्जा कर लिया था और इसको 2 हिस्सों में बांट दिया था। तो अभी 2 साइप्रस हैं, एक है रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, जिसकी भारत भी बात करता है, दुनिया भर में सबको पता है, और एक है नॉर्दर्न साइप्रस, जिसको केवल तुर्की इंडिपेंडेंट मानता है, बाकी सब मानते हैं कि ये लगभग जो ऑक्यूपाइड है वो है तुर्की के द्वारा। तो देखो, ये आइलैंड है साइप्रस का, मेडिटेरेनियन सी के अंदर लोकेटेड है ये पूरा का पूरा देश। ये रिपब्लिक ऑफ साइप्रस। अब देखो यहाँ इसके बीच में आपको देख रहे हो कि ये बाउंड्री, यहाँ पर UN की बफर जोन है, UN बफर जोन। यहाँ पर UN की पीस कीपिंग फोर्सेस है, ताकि इसको सेफ सिक्योर रखा जा सके। इधर जो आप देख रहे हो ये हिस्सा, ये वाला जो रीजन है, क्रीमिया का रीजन, इसे कहते हैं नॉर्दर्न साइप्रस। नॉर्दर्न साइप्रस के ऊपर 1970s में कब्जा कर लिया था टर्की ने। उसने अभी तक अपना कब्जा यहाँ जमा के रखा हुआ है। नीचे का सदर्न साइप्रस जो इंडिपेंडेंट है, इसका नाम है रिपब्लिक ऑफ साइप्रस। तो इनका कहना है कि भाई ये इलाका हमारा जो कब्जे में तुमने किया हुआ ना, एक दिन हम वापस लेंगे। तो भारत ने देखा कि टर्की के साथ बहुत दोस्ती है पाकिस्तान की, टर्की की इस दोस्ती को काउंटर करने के लिए भारत ने कहा अच्छा भाई देखते हैं तुम्हें भी। तो टर्की का जो अप्रोच है उसको काउंटर करने के लिए भारत ने साइप्रस के साथ रिलेशंस और स्ट्रांग करने स्टार्ट कर दिए। इंडिया ने इनके साथ सिक्योरिटी पार्टनरशिप भी स्ट्रेंथन करनी स्टार्ट कर दी। जो हमारे काम की चीज है वो क्या है? एक, साइप्रस की लोकेशन, 2 देश कौन कौन से हैं? रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस, जिसको केवल एक ही देश मान्यता देता है, विच इज टर्की। नीचे की तरफ आ जाए रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, जो कि इंडिपेंडेंट कंट्री है। इसके विवाद किसके साथ है? टर्की के साथ है, क्योंकि उसका आधा देश इन लोगों ने चीन के कब्जे में कर रखा है। अब ये इकलौती ऐसी कंट्री है साइप्रस जिसमें निकोसिया नाम का जो कैपिटल है, ये कैपिटल भी 2 हिस्सों में बटा हुआ, आधा नॉर्दर्न में आधा साइप्रस में। तो इसलिए ये इलाका थोड़ा न्यूज में रहता है। और भारत अचानक से यहाँ पर किस किस चीज पे कोलेबरेट कर रहा है? कोलेबरेशन ऑन काउंटर टेररिज्म एंड डिफेंस, जिसमें हमने बोला कि भाई ब्रह्मोस आकाश हम आपको बेचते हैं। थोड़ी इर्दुगन साहब को जो बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है, वो भी थोड़ा उनको थोड़ा शांति मिले फिर। तो इसलिए इंडिया भी काउंटर टेररिज्म, डिफेंस और इकोनॉमिक पार्टनरशिप के ऊपर लगातार
रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है। तो रिसेंट टाइम्स में फॉरेन मिनिस्टर्स की विजिट भी काफ़ी हुई, क्योंकि ईयू का मेंबर भी है, तो वहाँ भी हम वाया साइप्रस ईयू के साथ भी संबंधों को और डेवलप करने की कोशिश कर सकते हैं। तो उस लिहाज से साइप्रस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो साइप्रस में नॉर्दर्न साइप्रस, यूनाइटेड नेशंस बफर जोन, और एक ऐसा देश जहाँ पर इवन यूके की सोवरेन बेस है, तो वो सब का ध्यान रखिए कहाँ पर है, तो साइप्रस में है। ठीक है, इस मैप में आप देखेंगे तो और क्लियर आपको दिखेगा। नॉर्दर्न साइप्रस, जिसको केवल टर्की मानता है, इधर आपका रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, ये आपका जोन यूएन वाला है, जहाँ पर यूएन की फोर्सेस भी रहती हैं पीस कीपिंग के लिए। कहाँ पर है मैप में, तो आपको दिखेगा ये है टर्की के ठीक सामने, छोटा सा आइलैंड है मेडिटेरेनियन सी में। ठीक है, चलो एक और न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है आसियान का एक्सपेंशन। तो आसियान में 10 देश हैं। आसियान 10 देशों का एक समूह है। जो 10 देश कौन कौन से हैं, दे आर, सिंपल फॉर्मूला है, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और ब्रुनेई। अब लेकिन इसमें नया देश जुड़ गया है, तिमोर लेस्ट। तो CLMVT SIMPBT, यानी अब टोटल मेंबर हो चुके हैं 10 मेंबर्स प्लस 1 इज इक्वल टू 11 मेंबर्स हो चुके हैं। किसके, तो आसियान के। तो आपसे अगर आप पूछे क्या तिमोर लेस्ट इज पार्ट ऑफ आसियान, तो यस इट इज। 2025 में इसने ज्वाइन किया है आसियान को। तिमोर लेस्ट एक छोटी सी कंट्री है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अब आसियान में कितने मेंबर्स हैं, 11 कंट्रीज हैं। और भारत के संबंध उतने स्ट्रांग में इनके साथ नहीं है, क्योंकि ज़रा बहुत छोटी सी कंट्री हाल नहीं आज़ाद हुई है, पर इसने आसियान को ज्वाइन कर लिया। उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और ग्रोथ के लिए भी ये इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाए। फिर चलते हैं मैप पे, ताकि ये देखें कि आपको चीज़ें याद भी हैं या नहीं। INSTC कहाँ है, चाबहार कहाँ पर है, पता है आपको। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि भाई मुझे बताइए कि आईनी एयरबस कहाँ पर थी, वो आपको पता होना चाहिए। साइप्रस, आपको छोटी सी आइलैंड यहाँ पे दिख रही है, ये है साइप्रस। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको फिर दिखे एक बार। साइप्रस यहाँ छोटा सा आइलैंड है साइप्रस का ऊपर। ठीक है, साइप्रस भी देख लिया हमने। तो ये इस तरह से हमने इसको रिवाइज कर लिया। आई होप ये सेशन आपके लिए अच्छा रहा हो। देखने के लिए धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW ओनली IAS एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।